अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के 2024 के 8 ऑफ जुलाई के पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे होंगे। याद रखिएगा आज डे नंबर 1 है। फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के अंदर टेस्ट का आगाज हो चुका है। आपके एडमिशन टेस्ट का, एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके जितने पेपर्स मेरे पास अभी आए हैं मैं उन सबको सॉल्व करवा रहा हूँ। बट एक चीज जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई मैंने जो मैराथन वीडियो आप लोगों को कवर करवाई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। 99% बच्चों ने कहा है कि सर उस पर्टिकुलर वीडियो से 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में आईक्यू के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डली वो क्वार्टर पास वाला क्वेश्चन बेतहाशा रिपीट हुआ है। मैंने अक्सर बच्चों की स्निपेट्स भी साथ में लगाए ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। तो भाई वो मैराथन वीडियो कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि बेटा वो पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने डिजाइन करी थी। तो उस वीडियो को लाजमी तौर पर कवर करें। अगर आप उसको कवर करेंगे तो आपकी काफी अच्छी तैयारी उससे हो रही है, उसमें हर तरह का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। तो भाई देखो जो पहला बच्चा है ना इसने यही बात बताई हुई है कि लास्ट नाइट आई वॉच दी मैथमेटिक्स 5 घंटे वाली वीडियो एंड लकीली उससे काफी सवाल वहां से आए थे। तो रिमेंबर दिस थिंग, मैराथन वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छा। बेटा अब देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हमारी एक शागिर्द आमीना ने शेयर करा। ये बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है 40% अल्कोहलिक सॉल्यूशन रिक्वायर 40 लीटर्स, कैलकुलेट हाउ मच वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड फॉर 25% अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब देखो अगेन बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई 40% अल्कोहलिक सॉल्यूशन, 40% अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्या कर रहा है? रिक्वायर कर रहा है 40 लीटर। 40% अल्कोहलिक सोल्यूशन, यहाँ पे मैंने अल्कोहलिक सोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम रखा हुआ है। 40% अल्कोहलिक सोल्यूशन रिक्वायर करता है 40 लीटर, है ना? तो बताइए हाउ मच वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड फॉर 25% ऑफ अल्कोहलिक सोल्यूशन। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? फाइंड करके बताओ कि भैया 25% अल्कोहलिक सोल्यूशन के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई ये कैसा प्रोपोर्शन आ रहा है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, क्योंकि अल्कोहलिक सोल्यूशन को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। या फिर वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करूंगा तो अल्कोहलिक सोल्यूशन क्या होगा? ये कंसंट्रेशन आपको गिवन है बेसिकली। अल्कोहलिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कि बेटा एक कंसंट्रेशन गिवन है। कंसंट्रेशन का मायने क्या होते हैं कि यार लेट सपोज किसी भी क्वांटिटी के अंदर, किसी भी क्वांटिटी के अंदर उसकी तेजाबियत को ज्यादा करना या कम करना, आसान तरीन भाषा में। फॉर एग्जाम्पल ये परसेंट के अंदर आपको बताया हुआ है कि यार अल्कोहल का भी कितना असर है। 40 लीटर के लिक्विड के अंदर 40% भी अल्कोहल का जिक्र आ रहा है, अल्कोहल का तस्करा आ रहा है, अल्कोहल इतने परसेंट मौजूद है यहाँ पे। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है 25% अगर अल्कोहलिक सोल्यूशन होगा तो बताइए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, हमें पता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है बेटा? आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। आमने सामने क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो सिंपली क्या बन जाएगा? 40% का क्या मतलब है? 0.40 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 40 लीटर से, इक्वल टू के बाद 25% जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 0.25 इंटू एक्स का एक्स, 0.25 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 0.40 मल्टीप्लाई बाय 40, और नीचे डिवीजन के अंदर 0.25 का 0.25। देखो बेटा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो, पहले आप ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दो। भाई 0.40 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे? जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक आसान तरीका बताया हुआ था। अगर आपकी बेसिक मैथ्स अच्छी नहीं है ना, आपको 0.40 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? 40 के साथ। देखो आसान चीज क्या है? सिंपल मल्टीप्लाई करवाओ। सिंपल मल्टीप्लाई 0 0 से हुआ, 0 4 से हुआ, खत्म हो गया। अभी डेसिमल को भूल जाओ। फिर ये 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 4 दर 16 का 16 आ गया। तो नीचे आंसर क्या आ जाएगा? 1600। अब आखिर में डेसिमल को लगाया जाता है। देखो ऊपर वाली डिजिट के अंदर डेसिमल नहीं है, नीचे वाली डिजिट के अंदर दो प्लेसेस पहले डेसिमल है। तो आंसर में भी दो प्लेसेस पहले डेसिमल लगाओगे, यानी कि ऊपर आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 16 आ जाएगा। नीचे क्या है? 0.25। अच्छा 0.25 को दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो अगेन, कि भाई देखो ये क्या बन गया? ये बन गया 16 डिवाइडेड बाय 0.25। अगर आपको कभी भी डेसिमल को रिमूव करना हो, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना हो, तो भाई डेसिमल जितने प्लेसेस आगे जाता है ना ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, उतने जीरो का इजाफा हो जाता है। तो अगर देखो डेसिमल कितने डिजिट आगे जाएगा? 2 डिजिट आगे जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, नीचे 25 का 25। 25 के टेबल में डायरेक्टली 16 कहां पे? 160 कहां पे मिलेगा? 64 के ऊपर आपको 1600 मिलता है। पर अगर आप इसको बेसिक मैथ्स पे सॉल्व करना चाहते हो, बेसिक मैथ्स पे कर लो कि बेटा देखो कैसे करोगे। 5 5 जार 25, 5 3 जार 15 हो गया, एक कैरी गया, 5 2 जार 10, जीरो का जीरो, फिर 5 1 जार 5,
और 5 6 इज 30 एंड 5 4 20, यानी कि आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 64 के बराबर आ गई। इस क्वेश्चन की लॉजिक को समझ लीजिएगा, लॉजिक बड़ी मजे की है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा था कि भाई 40% अल्कोहलिक सॉल्यूशन के लिए 40 लीटर चाहिए, तो बताइए कितना वॉल्यूम चाहिए होगा 25% अल्कोहलिक सॉल्यूशन के लिए। भाई साफ तौर पे दिख रहा है ये आपस में कैसे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है यानी कि एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाए, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके अंदर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। वाइल इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आपने एक को इंक्रीज किया दूसरी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है ना, लॉजिकली सोचो, अगर मैं अपना वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने के ऊपर जाहिर सी बात है जो मेरे पास अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी ना। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, आपके पास एक पेप्सी है, आप पेप्सी को जो है ना पानी में डाल रहे हो, लेट सपोज पानी में डाल रहे हो। अगर आप एक बड़े से गिलास के अंदर 2 कतरे पेप्सी के डालोगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, आपको जायका भी महसूस नहीं होगा। हाँ, मगर अगर आप बड़े पेप्सी के गिलास के अंदर 2 कतरे पानी के डालोगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा टेस्ट पेप्सी का आएगा, पानी का टेस्ट ना होने के बराबर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आधा गिलास पेप्सी का रखूं, आधा गिलास पानी का रखूं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है मिक्स टेस्ट बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पानी ज्यादा कर दूं, पेप्सी कम कर दूं, तो ऑब्वियसली सी बात है कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर मैं वॉल्यूम को ज्यादा करता जाऊंगा तो जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरे के बढ़ाने पे कम हो रही है। इसका मतलब क्या, डायरेक्टली इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा हम आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिन बच्चों ने तरीके से मेरी क्लासेस ली हुई थी उनके लिए बहुत सिंपल था। अच्छा, फिनटेक और बीबीए के बच्चों, भाई ऐसे क्या टॉपिक क्या आया होता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट कैन ओवरकम द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन वर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। इस तरीके से बच्चे ने लिख के दिया कि सर ये क्वेश्चन मेरा पेपर के अंदर आया था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट कैन ओवरकम द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन वर्ड एंड इंफॉर्मेशन, ये टॉपिक आया हुआ था। अब आधे बच्चे तो टॉपिक पढ़ के बेहोश हो जाते हैं, बट बेटा इसमें बेहोश होने की जरूरत नहीं है, बेसिक टॉपिक है। ऐसे टॉपिक्स भाई इसके अंदर आपको जो है ना कोई स्टेटमेंट लेके चलनी होती है, इधर आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हो या फिर इसका अगेंस्ट बात कर रहे हो, आपको उस तरीके से टॉपिक को डिफेंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास हमारे एक और शागिर्द ने शेयर किया। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव इज 0.05, प्रोबेबिलिटी दैट अ सॉकेट इज डिफेक्टिव इज 0.02, a bulb and a socket are taken at random, find the probability that the bulb is defective but the socket is not defective। अब ये एडवांस मैथ्स में भी आ सकता है, बेसिक मैथ्स में भी आ सकता है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक बल्ब की प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05। क्या कह रहा है, अब बल्ब इज डिफेक्टिव इज 0.05। आगे कहता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक सॉकेट जो है वो डिफेक्टिव होगा वो 0.02 है। एग्जामिनर आगे बड़े मजे की बात करता है, कहता है अ बल्ब एंड अ सॉकेट आर टेकन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव बट अ सॉकेट इज नॉट। यानी कि भाई एग्जामिनर कह रहा है इस बात, तो भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुमने दो चीजों को एक साथ लिया। एक साथ लेने का मतलब है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पहले नंबर के ऊपर, दूसरे नंबर के ऊपर इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुमने एक साथ लिया किसको, कि बल्ब डिफेक्टिव लिया है तुमने, मगर तुमने जो सॉकेट लिया है वो नॉन डिफेक्टिव है। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि बल्ब जो है वो तो डिफेक्टिव है मगर सॉकेट डिफेक्टिव नहीं है। तो भाई देखो सॉकेट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.02। हमें क्या चाहिए, नॉन डिफेक्टिव सॉकेट चाहिए। तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि दुनिया के अंदर हर चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर मैं वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉकेट डिफेक्टिव होने की माइनस करवा दूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, नॉन डिफेक्टिव सॉकेट का आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस का 0.02 किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, जाहिर सी बात है एक में से 0.02 को माइनस करोगे तो यार यहाँ पे 0.98 ही बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 0.98 के बराबर। सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 0.98। भाई हमारे पास किस चीज का आंसर आ गया, ये हमारे पास सॉकेट के डिफेक्टिव ना होने का आंसर आ गया। अब हमें जो निकालना है उसको निकाल लो भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब कितनी गिवन है आपके पास, डिफेक्टिव होने की 0.05। इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए किसके साथ, सॉकेट के डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी के साथ। तो 0.98 से मल्टीप्लाई करवा दो बेटा। 0.05 0.98 से कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे, बेसिक चीज है बेटा, सिंपल तरीके से 0.98 को ऊपर रखोगे, 0.05 को नीचे रखोगे। 5 8 जार इज 40, 0 का 0, 4 का 4, 4 9 जार, देखो भैया सॉरी 9 5 जार क्या होगा 45, 45 में 4 का इजाफा करोगे 49 का 9 और 4 कैरी, 5 0 0 और 4 का इजाफा। बाकी तो जाहिर सी बात है अब 0 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि मेरे पास आंसर 49490 ही आ रहा होगा। अब देखो आंसर कैसे निकालोगे, आखिर में आंसर कैसे निकालोगे, असल चीज है कि भाई देखो जीरो से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो जीरो ही आ रहा होगा। तो लास्ट में देखो अपना डेसिमल कैसे लगाओगे,
पहला वाला जो डिजिट आप मल्टीप्लाई करवा रहे थे उसमें 2 डिजिट पहले डेसिमल था, दूसरे वाले नंबर में भी देखो 2 डिजिट पहले डेसिमल था, तो इन टोटल ये क्या बन गया, 4 नंबर पहले डेसिमल है। तो आंसर में भी मैं राइट हैंड साइड से 4 नंबर पहले डेसिमल लगाऊंगा, सही है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और यहां पे क्या होगा, चौथा होगा, उसके बाद डेसिमल आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.0490, ये मेरा आंसर आ गया। या फिर अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, या इसको अगर हम सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 4.9% की। यानी कि भैया इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बल्ब डिफेक्टिव हो मगर सॉकेट डिफेक्टिव ना हो कितने परसेंट है, 4.9% है। कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझो कि भाई देखो आपको बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, आपको सॉकेट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी। हमसे एग्जामिनर मांग रहा है कि भाई बल्ब तुम्हारा डिफेक्टिव होना चाहिए मगर सॉकेट डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नॉट की कंडीशन है। तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी में से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करवा दिया, तो अल्टीमेटली आपके पास नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ गई सॉकेट की। अब आपने सिंपल तरीके से डिफेक्टिव बल्ब की और नॉन डिफेक्टिव सॉकेट को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बेसिक मैथ से बेटा सिंपल मल्टीप्लाई करवाओगे, एंड में डेसिमल प्लेस नंबर्स को लगाओगे, आंसर आ जाएगा 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा शागिर्द हमें बताता है, सर मेनी क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स वर गिवन इन एडवांस मैथ्स। कोई मसले की बात नहीं मेरे चीते, तुमने मुझे पता है तुम इंशाल्लाह अच्छा स्कोर करके आओगे। हाँ भाई, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारा एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है एग्जाम। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं इसको साइड पे ले जाके लिख देता हूँ। बच्चे ने ऐसे बताया हुआ कि लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बेसिकली इन्फिनिटी के साथ गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस का 5x² प्लस का 4, और नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा है 3x³ माइनस का 2x² प्लस का 9। देखो बेटा कभी भी अगर आपकी लिमिट इंफिनिटी पे अप्रोच कर रही हो ना, इसकी एक शॉर्टकट होता है। कभी भी अगर आपकी लिमिट इंफिनिटी के ऊपर अप्रोच कर रही है और आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं यूजुअली कि हमारे पास ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि भाई फ्रैक्शन के अंदर आपको वेरिएबल्स गिवन है और आपके पास लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। कभी भी अगर आपकी लिमिट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है और फ्रैक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन है, उसकी शॉर्टकट होती है, आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखना है हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल, देखो पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है एक्स क्यूब है। ऊपर भी अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखोगे, नीचे भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखोगे, सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर एक्स क्यूब के साथ कुछ भी रहेंगे तो 1 है, तो यानी कि ऊपर कोफिशिएंट 1 है। नीचे देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3 के बराबर, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजा के आएगा। भाई चुटकी बजा के क्या आंसर है, 1/3। मैं दोबारा समझा देता हूँ शॉर्टकट। फॉर एग्जाम्पल लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, ऊपर आपके पास आ रहा है 2x² माइनस का 4x, नीचे डिवीजन में आ रहा है 3x² माइनस का 4x की पावर -1 एंड सो ऑन, है ना, कुछ भी इस तरह का। देखो हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर आपकी लिमिट इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है तो याद रखिएगा आपने क्या देखना होता है, पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट वेरिएबल आपने सबसे पहले पिक आउट करना है। तो हाईएस्ट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x² है, जाहिर सी बात है ना, x² है। जब x² हाईएस्ट पावर वेरिएबल आ रहा है तो ऊपर भी उसका कोफिशिएंट देखोगे, नीचे भी उसका कोफिशिएंट देखोगे, तो ये आ जाएगा 2/3 के बराबर। तो आंसर क्या होगा, सिंपल 2/3 के बराबर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। वाइल अगर लिमिट किसी भी फाइनाइट टर्म के ऊपर या जीरो पे अप्रोच कर रही होती है देन एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही होती है उसकी शॉर्टकट डिफरेंट होती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया टेंजन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताओ। किसका डेरिवेटिव बताओ, टेंजन स्क्वायर एक्स का। तो बेटा टेंजन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जाहिर सी बात है पावर पहले जाएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे। भाई टेंजन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर यानी कि 2 पहले लिखोगे, फिर पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे। टेंजन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका आंसर आ गया सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव बताओ। अब जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल करते हैं ना वो ये बात जानते होंगे कि मैंने ये वाले क्वेश्चंस कितने ज्यादा करवाए हुए हैं, कि भाई कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स का मतलब क्या है, कि बेटा ये वाला जो कॉसेक एक्स है कॉसेक का एंगल है। सबसे पहले आप कॉसेक का सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करो। कॉसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का कॉसेक इंटू कॉट, है ना। अब जरा लॉजिकली आपने बात को सोचना है, परेशान नहीं होना। कॉसेक का सिंपल डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, मैं इधर ही करके दिखा देता हूं। भाई कॉसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉसेक इंटू कॉट, जो भी एंगल आ रहा है फिर उसका डेरिवेटिव लोगे। तो बेटा देखो और से देखिएगा, नेगेटिव का
कॉसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉसेक इनटू कॉट, तो कॉसेक का कॉसेक एज इट इज, देखो कॉसेक का एंगल क्या है, ये भी कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स एज इट इज आ गया, फिर कॉट का कॉट एज इट इज, और फिर कॉट के अंदर भी एंगल में क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स आ जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, अब इस एंगल का जाकर डेरिवेटिव लोगे, अगेन कॉसेक आ रहा है तो कॉसेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब की बारी में ये हो जाएगा सिंपल, नेगेटिव का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक दफा तरीके से लिख दो, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स, आगे आ जाएगा कॉट इंटू कॉसेक एक्स, और आगे सिंपल कॉसेक इंटू कॉट, आगे सिंपल कॉसेक इंटू कॉट, सही है ना। प्लीज इग्नोर माय राइटिंग क्योंकि वो ऑब्वियसली गुचड़ मुचड़ हो गया, बट बाकी आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि देखो कॉसेक का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला कैसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले कॉसेक का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लोगे, क्या फॉर्मूला होता है भाई, कॉसेक का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉसेक इंटू कॉट, और जो भी एंगल आ रहा था उसको एज इट इज लिखा साथ में, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव लोगे, तो कॉसेक का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा, कॉसेक इंटू कॉट, नेगेटिव के साथ नेगेटिव का नेगेटिव कट जाएगा, प्लस पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, इसको अगर मैं तरीके से लिखूं ना तो भाई 3 की पावर में स्क्वायर आ रहा है, फिर उसकी पावर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, हमेशा याद रखिएगा पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। अच्छा ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अक्सर बच्चे जो है ना, एक तो उनको क्वेश्चन भी नहीं पता होता ना, उन बच्चों को जो है ना बेसिक मैथ्स का आइडिया होता है, वो बच्चे गलती करके आ जाते हैं। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 2 को जाके पावर की स्क्वायर एक्स स्क्वायर में लिख देंगे, अरे भाई नहीं, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या मौजूद है, सिंपल एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन में कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में बेटा कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ये बराबर होगा 4x के बराबर, तो देखो x मौजूद है 4 नहीं है, तो आप पहले 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आओगे, तो भैया सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के लेकर आ गए। अब जब लेकर आ गए, पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव आ गया, अब आप सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे, 1/4 का 1/4 है, इट इज इंटीग्रेशन कॉमन एक्सपोनेंट पे कैसे अप्लाई होगी कि एक दफा कॉमन एक्सपोनेंट एज इट इज लिखा जाएगा, डिवीजन का सिंबल लगाओगे, ln का ln लिखोगे, जो भी एक कॉमन टर्म आ रही होती है नीचे ln के साथ आ जाएगी, प्लस के c के साथ आपका आंसर आ गया, ये इस क्वेश्चन का कॉमन एक्सपोनेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं 2 sin 45 cos 45, सिंपल साइन का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, साइन 2 का साइन 2, और आगे एंगल क्या है 45 डिग्री, क्योंकि देखो ना 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है ना बेटा, तो सिंपल यहाँ पे साइन 2 45 आ गया, साइन 2 45 का मतलब होता है साइन 90, और साइन 90 बराबर होता है किसके, 1 के, सिंपल तरीके से आंसर 1 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो किसी फंक्शन के ऊपर और बाहर उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो भाई दुनिया में कभी भी किसी फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हो और बाहर उसका डेरिवेटिव भी आ रहा हो, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला ये कहता है पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे लिखो प्लस के सी के साथ, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कहता है इफ अ लाइट फ्लैशेस एवरी 6 सेकंड्स, नंबर ऑफ फ्लैशेस इन 3/4 ऑफ एन आवर, ओके। एग्जामिनर कह रहा है कि यार तुम्हारे पास एक लाइट है, कोई सर्च लाइट है, कोई टॉर्च लाइट है, हर छठे सेकंड के ऊपर वो फ्लैश करती है, तो नंबर ऑफ फ्लैशेस बताइए 3/4 ऑफ एन आवर के ऊपर क्या आएंगे। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये बड़ा मजे का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और चूंकि सेकंड्स के अंदर बात करी हुई है, तो भाई देखो मुझे पता है एक घंटे के अंदर, एक घंटे में सेकंड्स कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, वी ऑल नो दिस थिंग। इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं 3/4 ऑफ एन आवर में कितनी दफा फ्लैश करेगी, ओके। तो भाई सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 ऑफ एन आवर में कितने हमारे पास पर्टिकुलरली सेकंड एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो भाई 3/4 का 3/4, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 होते हैं, तो 3600 ऊपर आ गया, भाई 4 के टेबल पे लेके चले जाओ, 4 जार इज 36, फिर आगे 2 जीरो का 2 जीरो, 3 9 जार इज 27, डबल जीरो का डबल जीरो, यानी कि 3/4 ऑफ एन आवर के अंदर कितने नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे, 2700 सेकंड्स होंगे, 3/4 ऑफ एन आवर का मतलब कि कितने
सेकंड वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, 2700 सेकंड एग्जिस्ट करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि बेटा 6 सेकंड्स के इंटरवल के ऊपर कितने फ्लैशेस आ सकते हैं। तो अब खुद सोचो आप, अगर मुझे नंबर ऑफ फ्लैशेस को फाइंड करना है तो बेटा नंबर ऑफ फ्लैशेस को कैसे निकालूंगा कि भाई मेरे पास 3/4 ऑफ एन आवर के ऊपर 2700 सेकंड्स हैं, उनको डिवाइड करवा देता हूँ 6 से। तो भाई 6 के टेबल में 27 कहां पर आता है? 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार क्या होता है? 24 होता है। सही है ना? 6 4 जार 24 होता है। कितना कैरी गया आपके पास? आपके पास कैरी गया भाई 27 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे 3 का कैरी चला गया, आपके पास 30 बन गया। और 6 5 जार क्या होता है? 30, 0 का 0। यानी कि नंबर ऑफ फ्लैशेस हमारे पास कितने आ गए? 450 आ गए। यानी कि भाई आपके पास 3/4 ऑफ एन आवर के ऊपर कितने नंबर ऑफ फ्लैशेस होंगे? 450 होंगे। इसमें क्या मुश्किल बात है? मुझे बताइए बेटा, इसमें क्या चिंता की बात है? बच्चों वाली चीज है भाई, चुटकी बजा के सॉल्व होगी, चुटकी बजा के। क्लियर है बेटा? सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ 30, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है भाई। एग्जामिनर कह रहा है 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30। भाई कभी भी आपको अगर परसेंटेज की निकालनी हो, परसेंटेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? आप सिंपल उस पार्ट को डिवाइड करवाते हो होल से, मल्टीप्लाई बाय 100। 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, तो 24 को ऊपर रखा, 30 को नीचे रखा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 3 3 3 3, 8 जार इज 24, और 8 10 जार इज 80। तो 80%, यानी कि 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30? 24 इज 80% ऑफ 30। क्लियर है बेटा? 24 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30? 24 इज 80% ऑफ 30। क्वेश्चन हमारा बच्चों की तरह सॉल्व हो गया। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, अगेन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया अपने लेक्चर्स के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई सिंपल सी सीरीज आ रही थी 1 2 3 अप टिल 100। एग्जामिनर कह रहा था सॉल्व करके बताओ। भाई सिंपल, आपके पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, आपको क्या करना है बेटा? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज को फाइंड करना है। मतलब इसमें क्या मुश्किल बात है? भाई सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स की सीरीज को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। आपको n की वैल्यू क्या गिवन है? कहां तक की सीरीज निकालनी है? 100 तक की। तो यहां पे आ गया 100, 100 प्लस का 1, 101 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 0 का 0, 50 इंटू 101। सिंपल तरीके से 50 को 101 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या बन जाएगा भाई? 101 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 1 जार 0, 0 0 जार 0, 0 0 जार 0, क्रॉस का क्रॉस, 5 1 जार 5, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5। सिंपल तरीके से 0 का 0, 5 का 5, 0 का 0। तो क्या आ गया आंसर? 5050। क्या आंसर आ गया बेटा? 5050। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों की तरह सॉल्व होगा भाई, बच्चों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया पीरियड बताइए। अब ये क्वेश्चन एडवांस मैथ्स का आ रहा है। अच्छा, बाय द वे ये क्वेश्चन मैराथन से आ रहा है, मैंने मैराथन में आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये आपके पास टर्म्स आ रही थी 2 इंटू 4 टेंजन एक्स प्लस का 3। देखो पीरियड निकालने के लिए हमेशा हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल देखते हैं, उससे कोई टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कोई भी टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रही। तो टेंजन का जो ओरिजिनल पीरियड होता है वही इसका आंसर होगा, पाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, बच्चे ने या तो गलत लिखा हुआ है। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ई लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो ई क्या होता है जरा पहले समझ लो बेटा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो बेटा देखो, सिंपल जो ई होता है ना, ये तो एक कांस्टेंट होता है। ई का मतलब क्या? कांस्टेंट है। अगर आप सिंपल ई का डेरिवेटिव लोगे ना, इसका आंसर 0 होता है। सिंपल ई का जो इंटीग्रेशन होती है ना, सिंपल ई की इंटीग्रेशन, वो सिंपल आपके पास ई एक्स प्लस सी के बराबर आ जाएगी। सही है बेटा? क्योंकि सिंपल ई कुछ भी नहीं है, वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं साइन इनवर्स ई। हो सकता है यही क्वेश्चन आया क्योंकि साइन इनवर्स पे दिया हुआ इंटीग्रेशन में, इसका मतलब एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है आपको। तो भाई साइन इनवर्स ई का सिंपल आंसर क्या होगा? ये होगा हमारे पास साइन इनवर्स ई इंटू एक्स प्लस का सी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये साइन इनवर्स ई पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। देखो ई खुद एक क्या है? कांस्टेंट है। और साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पे जब ये आ रहा है तो इसका मतलब है कंप्लीट वैल्यू कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इंटीग्रेशन कभी भी किसी कांस्टेंट टर्म पे जब अप्लाई होता है उसका आंसर 0 नहीं होता, बल्कि वो कांस्टेंट टर्म पहले लिखी जाती है और जिस
वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो वेरिएबल आ जाता है प्लस के सी के साथ। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब ये टाइम सकर क्वेश्चन है आपका, ऑल्दो आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री की ट्रिक सिखाई हुई है, सही, सबको मैंने ट्रिक सिखाई हुई है। एग्जामिनर कह रहे हैं लिमिट के अंदर थीटा अप्रोचेस टू 135 1 प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां पे आपको करके दिखा देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा थीटा जो अप्रोच कर रहा है 135 डिग्री के ऊपर, ऊपर आ रहा है आपके पास 1 प्लस का sin 2 थीटा आ रहा है, वेरी नाइस। और नीचे आपके पास आ रहा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। पहले तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि इसके ऊपर आपकी लिमिट अभी सेटिस्फाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है ना। तो भाई देखो सबसे पहले तो देखो एक अच्छी चीज ये होती है कि आप पहले तो चेक कर लो कि लिमिट्स आपकी सेटिस्फाई हो भी सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि देखो आपको जाहिर सी बात है साइन या कॉस इस्तेमाल होगा, तो पहले तो आप साइन 135 की वैल्यू निकाल लो। तो साइन 135 की वैल्यू क्या होगी भाई, ये सिंपल तरीके से बराबर होगी 90 प्लस 45 के ना, सिंपल सी बात है यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 135 का मतलब क्या, 135 में से 45 को माइनस करूंगा तो 90 डिग्री बनना चाहिए, सही है। तो साइन 135 का मतलब क्या है, साइन 90 प्लस का 45, सही है ना। अब जिन बच्चों को मैंने वाला, जिन बच्चों ने मुझसे वाला मेथड समझा हुआ है उनको पता है किस तरीके से विद इन सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो 90 प्लस का 45 यानी कि आपका रेफरेंस एंगल कौन सी लाइन से, वर्टिकल लाइन से है। तो आपका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल cos 45। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर प्लस का cos 45 होगा। यानी कि साइन 135 किसके बराबर होता है, cos 45 के। सिमिलरली मैं जल्दी से cos 135 की वैल्यू निकाल लूंगा, cos 135 किसके बराबर होगा, अगेन ये बराबर होगा cos 90 प्लस के 45 के। अब देखो अगेन रेफरेंस एंगल चूंकि मेरा कैसा आ रहा है, वर्टिकल लाइन से आ रहा है, तो मेरा जो आंसर का फंक्शन होगा वो चेंज होगा। तो ये बन जाएगा साइन 45, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का, 90 प्लस 45 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस 135 का मतलब है नेगेटिव का साइन 45। तो ये तो मुझे पता चल गया। ऊपर आ रहा है 1 प्लस का साइन 2 थीटा, इसका सिंपल मतलब है कि 1 प्लस साइन 2 थीटा, चलो इसको भी नहीं भी फाइंड करते, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब देखो अगर मैं डायरेक्टली अपनी लिमिट्स को भी डालूंगा ना, तो जाहिर सी बात है साइन थीटा की जगह पे आएगा प्लस का cos 45, और cos 135 की जगह पे आएगा नेगेटिव का साइन 45। और चूंकि मुझे पता है कि cos 45 और साइन 45 की वैल्यूज सिमिलर होती हैं, cos 45 और साइन 45 का आंसर सिमिलर होता है, तो ऑब्वियसली नीचे जीरो बन जाएगा। यानी कि देखो ये बेसिक चीज है, ये आपको विद इन सेकंड्स पे काम करना है, आपको विद इन सेकंड्स में पता है कि भाई साइन 45 और cos 45 नीचे माइनस हो रहे हो, दोनों की वैल्यू सिमिलर होती है, नीचे जीरो बनेगा, इसका मतलब एल हॉपिटल रूल को नीचे यूज करना पड़ेगा। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे। वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस के साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा मेरे पास cos 2 थीटा, और फिर आगे जाके एंगल का जब डेरिवेटिव लोगे तो 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 के बराबर। नीचे देखो बेटा, नीचे तो मेरे पास वही सिनेरियो रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव मगर चेंज हो जाएगा cos थीटा के ऊपर, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन थीटा। अब फाइनली मैं अपनी लिमिट्स को डालता हूं। अच्छा बेटा अब सिंपलीफाई इसको करते हैं, अब लिमिट्स की वैल्यूज का बेशक डाल दीजिए। तो भाई अगर मैं इसको पहले थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख दूं, चलो तो क्या बन गया, ऊपर आ गया 2 cos 2 थीटा, और नीचे क्या आ गया मेरे पास cos थीटा का cos थीटा, और प्लस माइनस का माइनस, और आगे क्या हो गया, साइन थीटा का साइन थीटा। अब अगर मैं लिमिट को अपनी डालता हूं तो थीटा अप्रोच कर रहा है 135 के ऊपर, तो 135 को 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos का cos, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 270 डिग्री, क्योंकि 135 टू जर क्या होता है 270 होता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। नीचे देखो cos 135, cos 135 की वैल्यू किसके बराबर थी, नेगेटिव के साइन 45 के, यानी कि नेगेटिव के अंडर रूट 2/2 के, सही है ना। फिर आगे माइनस का साइन, साइन 135 का आंसर क्या आया था, प्लस के cos 45 के बराबर, यानी कि अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। अच्छा अब देखो cos 270 क्या होता है, बेटा फर्दर इसको कैसे सिंपलीफाई करोगे, सिंपल cos 270 की वैल्यू निकाल लो। भाई cos 270 की वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो के। अब आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता विद इन सेकंड्स के ऊपर, भाई देखो ये एक्स एक्सिस की लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है। जिन बच्चों ने मुझसे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स लिए, मैं उनको एक शॉर्टकट सिखाया था कि भाई साइन के ऊपर, साइन थीटा जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर, साइन थीटा एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो का एंगल शो करता है, वाइल वाई एक्सिस के ऊपर 1 और -1 का शो करता है, सही है ना। साइन जो होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, साइन
साइन जो होता है बेटा ये एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा बिहेवियर शो करता है, जीरो का, वाई एक्सिस के ऊपर वन और नेगेटिव वन का शो करता है। वाइल जो कॉस होता है ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वन और नेगेटिव वन का शो करता है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या शो करता है, जीरो का शो करता है। तो बेटा देखो वाई एक्सिस के ऊपर 270 डिग्री आएगा, तो जाहिर सी बात है कॉस 70 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ऊपर अगर जीरो आ जाए तो आंसर क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो देखो विद इन सेकंड्स पे आंसर आ सकता है आपका, विद इन सेकंड्स के ऊपर। अच्छा भाई, नेक्स्ट को बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास जो बी है ना वो सबसेट है ए का, और सी जो है वो सबसेट है बी का। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अरे भाई सिंपल सा मतलब है, अगर बी सबसेट है ए का तो यानी कि तमाम एलिमेंट जो बी के हैं वो ए में भी मौजूद हैं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ये सिंपल तरीके से बराबर होगा बी के। नॉर्मल सी बात है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई बी सबसेट है ए का, सी सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, इसका मतलब है बी के तमाम एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर के अंदर जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो बी आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास अच्छा मैट्रिक्स सिंगुलर था, डिटरमिनेंट फाइंड करना था, 2/2 का मैट्रिक्स गिवन था। सिंपल तरीके से भाई साफ तौर पे देख रहे हैं मैट्रिक्स सिंगुलर है, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो के बराबर, क्योंकि देखो ना 4 2 जार 8 आ जाएगा, माइनस का 8 1 जार 8 हो जाएगा, 8 माइनस का 8 जीरो हो जाएगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाए इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर आ रहा है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब भाई ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने वेक्टर्स के टॉपिक में पढ़ाया हुआ था कि दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर आपको कह दिए जाएं तो इसका मतलब वहां पे हमेशा आप क्या इस्तेमाल करोगे, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे। क्योंकि बेटा दुनिया में दो वेक्टर्स कभी भी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, और हमें पता है कि cos 90 किसके बराबर होता है, जीरो के। तो हमेशा हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल तरीके से स्मॉल ए जो भी अननोन था उसकी वैल्यू को फाइंड कर लोगे। बच्चों वाली चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ कि लेट सपोज ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2i प्लस का 3j प्लस का 2k। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा था कि भैया आपके पास और दूसरा वेक्टर आपके पास आ रहा था फॉर एग्जाम्पल 3ai प्लस का 0j प्लस का 9k इक्वल टू जीरो। तो आपने सिंपल वेक्टर ए को वेक्टर ए में डाला, वेक्टर बी को वेक्टर बी में डाला, सिंपल डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करोगे बेटा, 2i जाके 3ai से जब मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, 6 से बन जाएगा। ये 3j जब जीरो जैसे मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, प्लस का 9 2 जार 18 हो जाएगा, इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो, प्लस के 18 को दूसरी तरफ भिजवा दीजिए तो 6a इज इक्वल टू नेगेटिव का 18 बन गया। 6 1 जार 6 6 2 जार 6 इधर 18, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -3 के बराबर। ये क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपलीफाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। अगर कभी भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो ना तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर बता रहा है कि भाई जनरल टर्म फॉर्मूला फॉर दी टी आर प्लस वन। बेटा टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, एन कॉम्बिनेशन आर ए की पावर में एन माइनस का आर इंटू बी की पावर आर। सिंपल तरीके जनरल टर्म फॉर्मूला पूछा हुआ था। तो भाई ये क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे, मैंने सारे के सारे आपको पहले पेपर के सॉल्व करवा दिए। अच्छा भाई, एक और बच्चे का क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में हमारे एक और शागिर्द बताते हैं कि सर क्वेश्चन आया था साइन स्क्वायर 1/1000 प्लस का कॉस स्क्वायर 1/1000 किसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, हमें पता है कि भाई सिंपल तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है 1 के। तो बेटा ये आपका एंगल गिवन है कि साइन स्क्वायर एंगल प्लस का कॉस स्क्वायर एंगल किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या था, सिंपल 1 के बराबर। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स इनटू डीएक्स। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगेन यहाँ पे ऑप्शंस बड़े मैटर करते हैं कि आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए थे। अब फॉर एग्जांपल मुझे चूंकि ऑप्शंस यहाँ पे नहीं पता तो मैं एक सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करवा देता हूँ कि भाई हो सकता है 99.9999% केस के अंदर यही तरीका आपके पास ऑप्शंस के अंदर मौजूद होगा। कि देखो मुझे पता है टेंजेंट किसके बराबर होता है, दुनिया में टेंजेंट बराबर होता है साइन बाय कॉस के। तो यानी कि क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस का आगे आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, है ना बेटा। आगे क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस का टेंजेंट एक्स, किसके बराबर होता है, टेंजेंट एक्स बराबर होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स के इनटू डीएक्स का डीएक्स। सिंपल तरीके से इसको सिंपलीफाई अगर मैं करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा सिंपल, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कॉस एक्स का कॉस एक्स, ऊपर आ जाएगा सिंपल कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और नीचे सबसे नीचे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास cos x प्लस का sin x, और नीचे क्या आ जाएगा अगेन cos x का cos x इंटू dx का dx। cos से cos कट गया तो आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी बेटा cos x माइनस का sin x, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा सिंपल तरीके से cos x प्लस का
साइन एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स, सही है ना। अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर कैसे करेंगे भाई, बेसिक मेथड है, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। भाई कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन एक्स, ओके, और प्लस के साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस के साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव का कॉस एक्स जो कि ऊपर मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव क्योंकि मौजूद है, तो सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा ln का ln, और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो मेरे ln का क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन का एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। इसको सॉल्व करवाने को तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के ऊपर भी आप सॉल्व करवा दो तो अलग आ जाएगा, बट अगेन डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के ऊपर, आपके लेवल के ऊपर नॉर्मल चीज ही आएगी, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट हाई इंटीग्रल बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो आपने क्या करा, आपने सिंपल तरीके से टेंजेंट को कन्वर्ट करवाया साइन बाय कॉस के ऊपर, सिंपल तरीके से एलसीएम लिया, नीचे वाले कॉस से कॉस कट गया, तो ऊपर देखो क्या बच गया, सिंपल इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। अब देखो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव का साइन होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव का कॉस होता है। तो भाई नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, एलन का शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है कि सर क्वेश्चन आया था डायरेक्शन कोसाइंस का, आई प्लस जे प्लस के वेक्टर की कोसाइन डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, भाई बहुत सिंपल सी लॉजिक होती है, कभी भी डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालनी है सबसे पहले आप एंगल निकालते हो जो आपका वेक्टर कोऑर्डिनेट्स के साथ फॉर्म कर रहा है। तो भाई ये हमारी मैराथन का क्वेश्चन है, मैंने आपको मैराथन में भी ये क्वेश्चन करवाया था पास्ट पेपर्स के अंदर, फास्ट में बहुत आया हुआ है। भाई हमें पता है कोसाइन डायरेक्शन निकालने के लिए आप पहले रिस्पेक्टेड एंगल्स निकालते हो, फॉर एग्जांपल कॉस अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाय आर। सिमिलरली कॉस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है वाई डिवाइडेड बाय आर। हियर एक्स इज बेसिकली यानी कि जो भी आपका आई कंपोनेंट है वो, वाई का मतलब है जे कंपोनेंट, जेड का मतलब होता है के कंपोनेंट, आर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे भैया, मेरे पास सिंपल जो वेक्टर आ रहा है वो आई प्लस जे प्लस के आ रहा है, तो आई कंपोनेंट क्या है 1, जे कंपोनेंट क्या है 1, जेड कंपोनेंट क्या है, के कंपोनेंट क्या है 1। सिंपल तरीके से यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आ गई अंडर रूट 3 के बराबर। अब चूंकि आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको पता है कि बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, भाई कॉस अल्फा बराबर होगा एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो भाई एक्स क्या है मेरे पास, आई कंपोनेंट, यानी कि सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। सिमिलरली मेरे पास कॉस बीटा क्या होगा, बेटा कॉस बीटा बराबर होगा जे कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो कि मेरे पास है अंडर रूट 3 के बराबर। सिमिलरली हमारे पास z कंपोनेंट क्या है, यानी कि k कंपोनेंट, कॉस गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 के। क्लियर है बेटा। अब हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सिंपल मेरा आंसर क्या आ गया, एक आ गया 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। तो भाई इस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होगी, सिंपल तरीके से बराबर होगी 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। ये सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाली जाती है, सिंपल तरीके से आप अपने कंप्लीट वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकालते हो, फिर सिंपल तरीके से जो भी आपका एक्स कंपोनेंट होता है उसको ऊपर रखते हो, मैग्नीट्यूड को नीचे रखते हो, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर कॉस बीटा निकालने के लिए आपके पास जे कंपोनेंट को ऊपर रखते हो, और जो भी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होती है नीचे रखते हो। फिर कॉस गामा निकालने के लिए जेड कंपोनेंट को ऊपर रखते हो और मैग्नीट्यूड को आप सिंपल तरीके से नीचे रखते हो। तो ये आपके पास तीनों एंगल्स की डायरेक्शन आ गई, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये आपका सिंपल तरीके से क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने सेम पैटर्न पूछा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने शिकवा करा कि सर हमारे कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी थे और हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी थे कि भाई वो एक से ज्यादा दफा आए हुए थे। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है 3i, फिर आगे आ रहा है प्लस का 2j, आगे आ रहा है नेगेटिव का 4k। आपको इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालनी। अगेन सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड में निकाल लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और नेगेटिव 4 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 16। तो 16 प्लस 9 तो 25 हो गया, और 16 प्लस 9 25 हो गया, 25 में 4 का इजाफा 29, यानी कि मेरे पास सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया √29। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगी, जाहिर सी बात है एक्स कंपोनेंट 3 है तो ये आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय √29। फिर आगे क्या होगा, आगे मेरे पास देखो y कंपोनेंट क्या है 2 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √29। फिर मेरे पास z कंपोनेंट क्या है, k कंपोनेंट क्या है नेगेटिव का 4, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29। तो ये इस क्वेश्चन की डायरेक्शन कोसाइन आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कोई मुश्किल चीज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है, y इज इक्वल टू e की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 ln sec स्क्वायर x। 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएगा।
हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी नेचुरल एक्सपोनेंट की पावर में अगर नेचुरल लॉग आ जाए तो भाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, तो यानी कि ln से e क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल तरीके से। वैसे बाय द वे इसको आप डायरेक्टली ना करो, इसको आप बेसिक स्टेप बाय स्टेप कर लो। कैसे कि देखो भाई, हमारे पास ln से पहले पावर आ रही है, तो भाई दुनिया के अंदर लॉगरिथम की ये बेसिक कंडीशन होती है, कभी भी लॉग से पहले अगर पावर आ जाए तो भाई वो जो पावर होती है ना वो एग्जैक्टली ऊपर टर्म की पावर के तौर पे चली जाती है, यानी कि कोई भी नंबर अगर लॉग से पहले आ जाए तो वो एज अ टर्म की पावर के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ है 1/2 ln x, तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln x की पावर में 1/2। सिंपल इज दैट। मैथ्स के अंदर लॉगरिथम की बेसिक एक आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो भाई सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा e का e एज इट इज और ln का ln इंटू सेक का सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स पावर में 1/2 चला जाएगा। अब फाइनली ई से आप ln को कैंसिल आउट करवाओगे, अगर आप डायरेक्टली करवाते हो तो पहले हाफ पहले पड़ा रहता हो, सही है ना। तो अब ई और ln कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पावर से 2 भी कट जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या बच गया, सेक एक्स बच गया। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल आपको सेक एक्स का डेरिवेटिव चाहिए था। सेक का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सिंपल तरीके से सेक इंटू टेंजेंट के बराबर। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था। अक्सर बच्चों को लॉजिक ही नहीं पता होगी सॉल्व कैसे करना है। देखो बेटा सॉल्व कैसे करा, दोबारा समझ लो किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है। भाई क्वेश्चन आपको गिवन था e की पावर में 1/2 ln का ln आगे आ रहा था सेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले तो देखो ये जो आपके पास ln से पहले नंबर आ रहा है ना, ये पावर में चला जाएगा क्योंकि ln की प्रॉपर्टी होती है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स पावर में हाफ आ गया, इस 2 से 2 कट जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नेचुरल एक्सपोनेंट और जो आपके पास नेचुरल लॉग होता है दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिंपल आपके पास सेक एक्स बचेगा। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सेक के बराबर आ गई। अब अगर आपको dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सिंपल तरीके से सेक इंटू टेंजेंट के बराबर। तो ये सिंपल तरीके से मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू एक्स की, कहता है एरिया अंडर दी ट्राइंगल निकालो। कोई मसले की बात नहीं है, एरिया अंडर दी कर्व निकालना है ना, कोई इशू नहीं है। हमें पता है एरिया अंडर दी कर्व का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट y का y इंटू dx का dx। अब देखो आपको y की वैल्यू बराबर है किसके, x के, और आपसे एग्जामिनर लिमिट्स आपको क्या दे रहा है, 0 और 4 की। आपको 0 और 4 की लिमिट्स दी हुई है, कोई इशू की बात नहीं है। इंटू dx का dx, x की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से क्या होगी, ये होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और जो भी आपकी लिमिट्स आ रही है ये इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएंगी। अब जब आप यहाँ पे लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 का 1/2 एज इट इज, अपर लिमिट तो 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और आपके पास 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। 16 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है आंसर आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व का 8 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल 8 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भैया लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 5 के ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 5। अब देखो अगेन ये वाले क्वेश्चन, और बाय द वे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने लिख के काटा हुआ है इसका मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आया था। ये cos x बाय 4 वाला क्वेश्चन है, इफ यू रिमेंबर तो मैराथन के बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन था 207वां। ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आ रहा है जो पेपर में आया हुआ होगा। बच्चों को मेरे ख्याल में पूरा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था इसलिए उसने कट किया हुआ है। खैर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखो कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली उसको उसकी जो भी वैल्यू आपकी अप्रोच कर रही है डाल के चेक करोगे। तो भैया सिंपल तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स अप्रोच कर रहा है 5 के ऊपर, तो 5 प्लस का 6 ऊपर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 25। तो भाई लिमिट खाली एक कंडीशन के ऊपर अनसेटिस्फाई होती है कि आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर 0 बन रहा है। हालांकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर पे 0 नहीं बन रहा, 11 बन रहा है, इसका मतलब लिमिट सेटिस्फाई रहेगी। 25 माइनस 25 का 0 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 0 के बराबर होगा। अक्सर बच्चों को गलतफहमी होती है कि सर लिमिट का आंसर क्या 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बेटा। देखो लिमिट्स अनसेटिस्फाई कब होती है, एल हॉपिटल रूल को आप कब इस्तेमाल करते हो, एल हॉपिटल रूल को आप उस वक्त इस्तेमाल करते हो जब नीचे 0 आ जाए और ऊपर भी 0 आ रहा हो, यानी कि डिनोमिनेटर में जब कभी 0 आ रहा होता है ना तो बेटा वहां पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पे तो आपका फंक्शन डिफाइंड रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब आप x की वैल्यू 5 डालोगे तो 5 प्लस का 6 11 बन जाएगा, ऊपर आपका 0 बन रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, नीचे तो आपका फंक्शन डिफाइंड है, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सर एक ट्राइंगल का क्वेश्चन था, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, मुझे साइड बी की वैल्यू भी गिवन है, साइड सी की वैल्यू भी गिवन है, एंगल 60 डिग्री का गिवन था। कोई मसले की बात नहीं है मेरे बेटे, अभी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा था, एक ट्राइंगल का क्वेश्चन आपको गिवन है, एग्जामिनर ने साइड बी की वैल्यू दी हुई है, साइड सी की वैल्यू दी हुई है, और इंक्लूडेड एंगल आपको दिया हुआ है, सही है ना, इंक्लूडेड एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, और एग्जामिनर कह रहा था
स्मॉल a किसके बराबर होगा। भाई सिंपल तरीके से हम कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कोसाइन लॉ किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2bc आगे cos 60 का cos 60 या cos 30 cos थीटा का cos थीटा। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 2 का 2 यानी कि बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू आपके पास 10 के बराबर है, cos 60 का cos 60 सही है ना बेटा। सिंप्लीफाई करवा लो बेटा इसको फर्दर, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, 10 का स्क्वायर ऑब्वियसली 100 हो गया, 5 टेंस आर 50 एंड 50 इंटू 2 बराबर होगा 100 के, इंटू cos 60 का cos 60 की वैल्यू बराबर होगी sin 30 के, और sin 30 बराबर होता है हमें पता है 1/2 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 2 50 का 50। सिंप्लीफाई करवा लो, 100 में से अगर 50 जाएंगे 50 बचेगा, और 50 प्लस का 25 ये आ जाएगा सिंपल 75 के बराबर। तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू 75 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 75 के बराबर। ये आपका आंसर आ गया। कैसे सॉल्व किया सर आपने, विद इन सेकंड्स के ऊपर। अरे भाई चुटकी बजा के सॉल्व होगा अगर आपने मुझसे लेक्चर्स लिए में। कैसे कि देखो आपको साइड बी की वैल्यू गिवन है, साइड सी की वैल्यू गिवन है, इंक्लूडेड एंगल गिवन है, स्मॉल ए फाइंड करना था। कोसाइन लॉ को अप्लाई किया, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 5 जार आपके पास 10 होता है, 10 10 जार 100 हो गया, cos 60 बराबर होता है sin 30 के, sin 30 और cos 60 1/2 के बराबर होते हैं, है ना भैया, किसके बराबर होते हैं 1/2 के। सिंप्लीफाई करवा दीजिए इसको, क्या मसले की बात है भाई। 100 डिवाइडेड बाई 250 आ गया, 100 में से 50 गया, 50 बचेगा, 50 प्लस का 25 75 हो गया, ए स्क्वायर की वैल्यू 75 के बराबर आ गई, ए की वैल्यू रूट 75 के बराबर आ गई। यही चालाकी करी हुई है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि बताओ भाई क्या आंसर होगा, तो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, आंसर बताओ। अब देखो हमें पता है हमारा आंसर आया था रूट 75 के बराबर, यानी कि अब आपको क्या करना है, इसको फिर रूट्स के अंदर ब्रेक करना पड़ेगा। रूट्स में ब्रेक कैसे करोगे, देखो 75 के या तो फैक्टर्स आप बना लो, 75 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, अगर मैं 75 के फैक्टर्स को बनाऊं, क्योंकि देखो ऑप्शन जो आपको गिवन थे ना, वो आपको अंडर रूट 3 इंटू 4 या फिर 12 125 माइनस का 50 रूट 3 इस तरह के गिवन थे। तो भाई इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 75 को अंदर रखा, सिंपल तरीके से 3 के टेबल में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, 5 5 जार 25 और फिर 5 1 जार 5, तो ये आपके पास आ गया 5 5 और 3। इसका मतलब 75 किसके बराबर होता है, 75 बराबर होता है 5 5 और 3 के। तो 5 और 5 क्या आ गया आपके पास, एक परफेक्ट नंबर्स आ गए आपके पास, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, तो आंसर क्या होगा 5 अंडर रूट 3 होगा। 5 अंडर रूट 3 कहीं पे होगा तो वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, सही है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को मैराथन में कवर करवाया था, कि याद करो कि फंक्शन आपको गिवन था, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई डोमेन की वैल्यू नेगेटिव रूट 3 डाल के चेक करनी है, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन हम लोगों ने मैराथन में किया हुआ है बाय द वे। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा भाई, एक्स जहां जहां आ रहा है वहां पे नेगेटिव का रूट 3 डाल दो, तो ये बन जाएगा नेगेटिव के रूट 3 का क्यूब, आगे हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का अंडर रूट 3, क्या आ जाएगा भैया नेगेटिव का अंडर रूट 3, फिर हमारे पास प्लस का अंडर रूट 3 एज इट इज। ये क्वेश्चन एज इट इज मैराथन से आ रहा है, मैंने वहां पे करवाया था इसलिए मुझे याद है। अच्छा अब देखो यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, पहले चाहो तो सिंप्लीफाई करवाना चाहो तो सिंप्लीफाई करवा लो, नहीं तो कॉमन ले लो डायरेक्टली अंडर रूट 3 को। तो अगर भाई सिंपल तरीके से पहले चाहे तो कॉमन ले लो, नहीं तो चाहो तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लो, कि बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये जो पावर आ रही है ये नेगेटिव साइन पे भी अप्लाई हो रही होगी और रूट 3 के ऊपर भी अप्लाई हो रही होगी, क्यूब के ऊपर, सही है ना, कोई मसले की बात नहीं है। हमारे पास आगे क्या आ रहा है, आगे हमारे पास आ रहा है ये स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव रूट 3 के ऊपर, इंटू नेगेटिव का नेगेटिव प्लस का रूट 3। तो पहले पूरे क्वेश्चन में से मैं नेगेटिव रूट 3 को कॉमन ले लेता हूँ, पूरे क्वेश्चन में से अगर मैं अंडर रूट 3 को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पूरे क्वेश्चन में से अगर मैं अंडर रूट 3 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का 2, क्योंकि मैंने सिर्फ रूट 3 को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बचेगा नेगेटिव का रूट 3 बाय स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आगे आ जाएगा माइनस का रूट 3 का रूट 3, और यहाँ पे बचेगा सिंपल नेगेटिव, चलो मैंने बाहर वाला नेगेटिव रूट 3 कॉमन ले लिया ना, मैंने बाहर वाला रूट 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास सिंपल ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा नेगेटिव के रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने जो बाहर वाला रूट 3 था इसको कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचेगा सिंपल 1 का 1। फर्दर सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3, भाई ये स्क्वायर जो होगा रूट को कैंसिल आउट कर देगा, नेगेटिव साइन भी खत्म हो जाएगा, 3 2 जार 6 बन जाएगा, ये स्क्वायर भी रूट को भी काटेगा नेगेटिव को भी काटेगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 प्लस का 1, तो 6 माइनस का 3 क्या होगा 3, 3 प्लस का 1 ये हो जाएगा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 4 अंडर रूट 3 के बराबर। क्वेश्चन मेरा सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था 1 डिवाइडेड बाय सेक इनवर्स का डेरिवेटिव, कोई मसले की बात नहीं है, अक्सर बच्चे से गलत सॉल्व करके आए होंगे, मुझे 100% श्योरिटी है। एग्जामिनर कह रहा है 1 डिवाइडेड बाय सेक इनवर्स का डेरिवेटिव,
अक्सर बच्चे पता है क्या करेंगे, बोलेंगे सर सेक इनवर्स को नीचे से ऊपर लेकर गए, ऊपर जाके सेक एक्स बन गया। अरे अल्लाह के प्यारे बंदे, जब नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाती है ना बेटा, तो कंप्लीट जो टर्म की पावर होती है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होती है। भाई यहाँ पे जो इनवर्स आ रहा है ना बेटा, वो सेक का फंक्शन है, वो सेक का इनवर्स है। वो ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के ऊपर चेंज नहीं होता। अक्सर बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। वो कहते हैं कहीं पे अगर लिखा हुआ है ना 1/sin इनवर्स, इस क्वेश्चन को मैंने लेक्चर्स में भी बताया बहुत है, कहीं पे अगर 1/sin इनवर्स लिखा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं नीचे से ऊपर लेकर गए, सर ऊपर जाके तो sin x बन जाएगा। अरे भाई ये गलत कॉन्सेप्ट है। जब आप साइन इनवर्स को नीचे से ऊपर लेकर जाओगे, ऊपर जाके बनेगा साइन इनवर्स x की होल पावर में -1। अब इसका डेरिवेटिव लोगे, जब डेरिवेटिव लोगे तो पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर पहले आएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखोगे, और फिर फाइनली आप सेक का डेरिवेटिव लोगे। तो बेटा सेक का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, सेक का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से 1/, फंक्शन इंटू रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का 1, और फिर आगे जाके फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आईक्यू का क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन आईक्यू के अंदर मैंने आपको करवाए थे, अगेन सेम क्वेश्चन मैराथन में मैंने आपको करवाया हुआ। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था कि देखो पहली फिगर में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है और उसके अंदर सर्कल है, और ये कन्वर्ट हो गया एक सर्कल में जिसके अंदर ट्राइंगल है। आगे कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक स्क्वायर है जिसके अंदर ट्राइंगल है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है तुम्हारा आंसर वो होगा जिसके ट्राइंगल के अंदर अगर स्क्वायर आ रहा होगा। यहाँ पे स्क्वायर में क्या आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो पहली वाली फिगर आपको इसीलिए दी हुई है, एक्सप्लेनेशन फिगर कहलाती है पहली वाली, कि भाई पहले ट्राइंगल में जब सर्कल था, पहले ट्राइंगल के अंदर सर्कल था, तो ये कन्वर्ट हुआ सर्कल में ट्राइंगल के अपोजिट काम हो रहा है। तो भाई अगर एक स्क्वायर में या एक रेक्टेंगल में अगर ट्राइंगल आ रहा है, तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर की फॉर्म पे। तो किस पे आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे आ रहा है, तो ये आपको ऑब्वियसली क्या होगा, आंसर होगा। कोई मसले की बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको मैं डिटेल के अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने वैसे ही पेश कर देता हूं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। देखो भाई हमें पता है दुनिया के अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, पाई/2 के बराबर होता है। सो भाई अगर मैं यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट करना चाहूंगा, मुझे रेंज कैलकुलेट करनी है ना, उसके लिए भाई सिंपल तरीके से आपने साइन इनवर्स को दूसरी तरफ भेज दिया, तो वहां पे आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन इनवर्स हो जाएगा पाई/2। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, कि भाई सिंपल कॉस इनवर्स के अंदर हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दिया रेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो भाई कॉस इनवर्स के अंदर सिंपल मैंने इस फॉर्मूले को लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, सिंप्लीफिकेशन, आप जब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का पाई/2। हमें पता है साइन इनवर्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है, सिंपल साइन इनवर्स की रेंज होती है नेगेटिव पाई/2 से लेकर पाई/2 के दरमियान। और रेंज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स की क्या होगी, यानी कि 2 टाइम्स। तो भाई जाहिर सी बात है 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा सिंपल नेगेटिव पाई से प्लस पाई के दरमियान की होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस के पाई/2 की रेंज किसके बराबर होगी, नेगेटिव का पाई माइनस का पाई/2 और पाई माइनस का पाई/2 के, सही है ना। तो यानी कि मेरे पास कंप्लीट फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 3 पाई/2 कॉमा पाई/2 के बराबर। ये इसकी बेसिक से स्टेप्स होते हैं, आपको डायरेक्टली रेंज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए किस तरीके से हम निकाल लें। भाई बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, उस फॉर्मूले की बेसिस के ऊपर आप रेंज को कैलकुलेट कर रहे हो, तो दैट्स आप इन स्टेप्स को खुद से देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं कि भाई रेंज आपको अगर निकालनी है तो भी सिंपल तरीके से आप बेसिक स्टेप्स को फॉलो अप करो, फॉलो करने के ऊपर आपको रेंज की वैल्यू आ रही है। रेंज का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आंसर्स। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम पॉसिबल आंसर्स आ रहे होंगे हमारे पास, तो ये मेरा पर्टिकुलरली आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन में अगर पाई/2 गिवन है तो पाई/2 आंसर होगा, और ऑप्शन में नेगेटिव का 3 पाई/2 गिवन है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन 1/x into ln x into dx। अगेन मेरे लेक्चर से लिया गया क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने क्वेश्चन अपने लेक्चर में बहुत दफा करवाया हुआ है। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को इस क्वेश्चन की लॉजिक ही नहीं पता होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कर रहा है कि भैया सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x into ln x into dx। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया इंटीग्रेशन 1/x into ln x into dx, ये क्वेश्चन आ रहा है। भाई मैं चाहूं तो क्या इस क्वेश्चन को ऐसे करके नहीं लिख सकता, इंटीग्रेशन 1/x into ln x into dx। इससे फायदा क्या होगा, देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, हमें ये बात मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ
हुआ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इस फॉर्म के अंदर, वापस से वही फॉर्म आ गई ना। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये होगा कि इंटीग्रेशन के आप एलन शॉर्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन में एलन शॉर्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव होता है। नीचे वाली टर्म का क्या होता है बेटा, ऊपर सिंपल तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि भाई एलन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंपल आपका आंसर क्या होगा, एलन का एलन इंटू एलन एक्स प्लस का सी, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ई की पावर साइन एक्स, तो जाहिर सी बात है बाहर कॉस एक्स इंटू डी एक्स लाजमी होना चाहिए था। क्योंकि बेटा देखो हमें ये बात मालूम है कि पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव अगर होगा तभी तो नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में अप्लाई होगा। तो आंसर आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस का सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि सर एक ट्राइंगल गिवन था और उस ट्राइंगल के अंदर देखें दो साइड्स बराबर थी। अगर ट्राइंगल में ये दो साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली दो साइड्स बराबर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा अगर ये एंगल 90 का है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये एंगल 45 का होगा, ये एंगल भी 45 का होगा। अगर ये एंगल 90 का आ रहा है ना तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग टू एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि भाई देखो आपके पास साइड जब बराबर होती है तो उनकी रिस्पेक्टिव एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो इस साइड का एंगल ये रहा, इस साइड का एंगल ये रहा, ये आपस में बराबर होंगे, नॉर्मल सी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आपको दी हुई है, सही है ना, एक बेसिक चीज है भाई, अगर ये आपको बात करी हुई है तो ये साइड तो आपस में अगर बराबर है तो ये एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। मगर यहाँ पे बच्चे ने कुछ ना कुछ भड़ मारा हुआ है, तो मैं अपने पास से आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन बेसिकली ये गिवन था कि यहाँ पे आपको ये आपका वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। देखो कभी भी दुनिया में अगर ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब यहाँ पे इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, तो क्या यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होगा फिर तो, क्योंकि देखो अगर आपके पास वर्टेक्स ए का जो साइड है वो स्मॉल ए है, वर्टेक्स बी की जो साइड है वो स्मॉल सी है, और वर्टेक्स सी की साइड स्मॉल सी है ना। अगर तो मेरे पास एग्जामिनर ये फरमा रहे हैं कि भाई ये दोनों साइड्स की आपको साइड लेंथ 1 1 गिवन है, तो भाई इसका मतलब तो ये होगा कि भाई जो आपके पास अल्फा का एंगल है और जो आपके पास गामा का एंगल है वो बराबर होने चाहिए। कोई मसले की बात नहीं, यानी कि सी के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है और ए पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है बराबर होने चाहिए। मगर एग्जामिनर ने ऐसा नहीं कर रहा। तो यार या तो एग्जामिनर ने यहाँ पे कोई भंडा मारा हुआ है, बच्चे ने कोई भंडा मारा हुआ है। पहले मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूँ, क्योंकि आप इसको नॉर्मल वे में इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि भाई एग्जामिनर ने यहाँ पे कोई भंडा मारा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे उसने साइड्स को भी इक्वल दिया हुआ है और फिर एंगल्स भी सिमिलर नहीं दिए हुए। यहाँ तो अल्फा यहाँ नहीं ऊपर होना चाहिए था, बट चलो खैर हो गई। हम इसको नॉर्मल मेथड पे निकाल लेते हैं। एग्जामिनर कह रहा है किसकी वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। आपको दो साइड्स की वैल्यू पता है, तीसरी साइड की वैल्यू चाहिए। तो बेटा अगर थीटा यहाँ पर आ रहा है तो हमें पता है कि भैया यहाँ पे परपेंडिकुलर है। देखो हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और जो साइड बच जाती है वो बेस की होती है। परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और उसके पर्टिकुलरली सामने बेस होता है। तो भाई मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अच्छा, पी का स्क्वायर क्या होगा, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। बी का स्क्वायर क्या होगा, बी बी यानी कि 1 के बराबर है। यार इसमें कुछ झोल झोल मुझे लग रही है, क्वेश्चन में कुछ गलती है बेटा, क्वेश्चन में कुछ तो गलती है। तो बच्चे ने उतारते हुए गलती करी है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। अगर परपेंडिकुलर यहाँ पर मौजूद है तो भाई आपके पास हाइपोटेन्यूज फिर यहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसा है ना। तो थीटा के सामने अगर मैं इसको अपना थीटा कंसीडर करूं, अगर मैं लेट सपोज एक और तरीके से चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास मेरा परपेंडिकुलर, लेट सपोज ये वाली साइड परपेंडिकुलर फॉर्म कर रही है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। फिर परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। अब मैं इसको हाइपोटेन्यूज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि देखो दोनों की साइड लेंथ वरना बराबर आ जाएंगी। हमें पता है जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है ना वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है। तो इसको फिर मैं बेस कंसीडर करता हूँ, इसको फिर मैं हाइपोटेन्यूज कंसीडर करता हूँ। तो अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये फिर भी चलो गुजारे लायक है क्योंकि 2 का स्क्वायर आ गया, 1 स्क्वायर 2 आ गया, और एच स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, तो एच की वैल्यू अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगी। तो आंसर आपका अंडर रूट 2 होगा एक्स का। तो ये फिर भी काबिल कबूल है। उसके पीछे रीजन ये कि देखो आप अगर इसको थीटा कंसीडर करते हो ना, थीटा के सामने देखो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये साइड भी है, ये साइड भी है। देखो मैंने इस वाली साइड को हाइपोटेन्यूज इसलिए कंसीडर नहीं करा, उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा
होता है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, ऐसा पॉसिबल दुनिया में नहीं हो सकता राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो इसीलिए मैंने फिर इसको हाइपोटेन्यूज अपना कंसीडर कर लिया, और देखो इसकी वैल्यू बड़ी भी आई है, तो इसका मतलब ये सही काम किया है। तो इसका इसकी लॉजिक यही है, आपको सिंपल एच की वैल्यू निकालनी थी, सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है लॉ ऑफ साइन के 2 क्वेश्चन थे, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। लॉ ऑफ साइन का मतलब क्या होता है कि आपके पास देखो लॉ ऑफ साइन कब अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन कब अप्लाई करते हैं, समझ लो कि भाई आपके पास कोई भी ट्राइंगल आ रहा हो, उसका लेट सपोज ये 3 वर्टिसेस है, ये आपके पास साइड ए आ गई, ये आपके पास साइड बी आ गई, आपके पास साइड सी आ गई। अगर कभी भी दुनिया के अंदर, अगर कभी भी दुनिया के अंदर कोई ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, अगर दुनिया में कभी भी आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, उस सूरत में आप कोसाइन लॉ अप्लाई करते हो। या फिर अगर दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल, या फिर अगर दो साइड्स उनके दरमियान का एंगल गिवन है, तब कोसाइन लॉ अप्लाई करोगे। अदरवाइज हमेशा हम साइन लॉ को अप्लाई करते हैं। साइन लॉ क्या कहता है? साइन लॉ होता है ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये सिंपल सा लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो, इन्फिनिटी वाला वही क्वेश्चन आ गया ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ऊपर के। देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये कि पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल देखो। देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है? एक्स स्क्वायर है। ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। नीचे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो आंसर क्या होगा? 3/2। चुटकी बजा के सॉल्व होगा, चुटकी बजा के। सर इसमें वैल्यूज थोड़ी सी चेंज थी, बट इसमें एक्सपोनेंट सेम था, सही है, यानी कि आंसर क्या आ गया? 3/2 आ गया। देखो शॉर्टकट क्या है, कभी भी लिमिट अगर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, इस तरह का फ्रैक्शन बेस्ड अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है, तो हमेशा आपने जो भी आपका वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट आपने देखना होता है। ऊपर क्या है? 3 है, नीचे क्या है? 2 है, आंसर 3/2 आ गया। सर इस टाइप का था, साइन कॉस में भी आगे पीछे कर दिया हो मैंने, कोई मसले की बात नहीं मेरे प्यारे बेटे, आपने एटलीस्ट हमें क्वेश्चन अपने बताए, बहुत बड़ी बात है। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव का साइन थीटा। आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल तरीके से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा दीजिए भैया। सिंपल तरीके से हेड टू टेल मेथड के ऊपर मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस साइन, एरिट आ गया। नेगेटिव का साइन कॉस से होगा तो नेगेटिव का साइन इंटू कॉस आ जाएगा। फिर देखो बेटा, अब ये साइन इंटू नेगेटिव का कॉस आ जाएगा, यहाँ पे साइन इंटू नेगेटिव का कॉस। फिर क्या होगा? कॉस इंटू प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी और दूसरा वाला भी। कॉस और साइन आ गया। अब यहाँ पे जब ये कॉस कॉस से होगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव का कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नेगेटिव का साइन साइन से होगा तो ये आ जाएगा नेगेटिव का साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कट जाएगी। ऊपर मेरे पास बचेगा प्लस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव का 1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगेन 1 के बराबर आएगा। आई हैव शोड इन अ वेरी रफ मैनर, बट बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाली चीज है कि भाई सिंपल तरीके से डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका यही आ रहा होगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि सिंपल तरीके से सॉल्व होने पे आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। एग्जामिनर फरमा रहे हैं कि सर क्वेश्चन आ रहा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, 3 पे फाइंड करनी है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। देखो क्वेश्चन देख के साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन आ रही है ना बेटा, ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास इलिप्स की। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई क्वेश्चन पढ़ते साथ ही अंदाजा हो रहा है, इलिप्स का क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इलिप्स का, सही है ना? चाहो तो पहले इसका एलसीएम ले लो। 4 9 आपके पास क्या हो जाएगा? 4 9 हम सबको पता है किसके बराबर होता है? 36 के। ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यानी कि मेरी इक्वेशन क्या है? इलिप्स की इक्वेशन आ रही है 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 36। आपको अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या होता है? आपको पॉइंट गिवन है, आपको नीचे ऑप्शंस 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, आप इस पॉइंट को उठा के बारी बारी इक्वेशंस में डाल दो, जिसपे आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाए, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मगर अगेन मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ ये शॉर्टकट मेथड है। हो सकता है इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आंसर्स में गिवन हो, तो उसके ऊपर भी पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो इसका नॉर्मल मेथड क्या होता है कि जो भी इलिप्स की इक्वेशन है ना, इससे आप पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लो और फिर नॉर्मल का स्लोप कन्वर्ट करवा के इक्वेशन निकाल लो। तो भाई मुझे अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो जाहिर सी बात है मुझे सबसे पहले स्लोप चाहिए होगा। तो पहले टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, यानी कि इस इलिप्स की इक्वेशन से स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालोगे? नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, ये शॉर्टकट है। एक दफा पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा एक्स की रिस्पेक्ट से, कीपिंग अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल 18x के बराबर। 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 36 का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। अब डिवीजन में एक दफा y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 4 2 जार 8, और सिंपल y का y एज इट इज, और 36 का डेरिवेटिव 0 हो गया, x का डेरिवेटिव भी 0 हो गया। अब आपको पॉइंट क्या गिवन है? 2,3 का पॉइंट को यहाँ पे लाके मैं डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे डिवीजन में 8 का 8 y की जगह पे 3 आ गया। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, और 2 1 जार 2, 2 4 जार 8।
और 2 2s आर 4 एंड 2 3s आर 6। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, स्लोप की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 3/2। ये जो स्लोप आया ना बेटा, ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है। इस स्लोप को आप नॉर्मल लाइन पे कैसे कन्वर्ट करवाओगे? हमें पता है दुनिया में टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो वी नो दिस थिंग, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, सही है ना? तो बेटा देखो हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट लाइन का स्लोप अगर नेगेटिव का 3/2 था, तो जब ये नेगेटिव का 3/2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2/3 बन जाएगा। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या आ गया, प्लस का 2/3 आ गया। भाई मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ाए हुए अपने लेक्चर्स के अंदर। तो भाई आपके पास नॉर्मल लाइन का स्लोप आ गया, आपको पॉइंट गिवन था 2,3 का। अब फाइनली इक्वेशन निकाल लो, y माइनस का y1 की वैल्यू 3 है, m स्लोप की वैल्यू क्या है 2/3, x माइनस का x1, सिंपल जो स्लोप का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा 3y माइनस का 9, इधर आ जाएगा 2x माइनस का 4। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करूंगा, ये आ जाएगा 2x माइनस का 3y, माइनस का 9 वहां पे जाएगा, प्लस का 9 बन जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस का 9, आई होप प्लस का 5 ही बनेगा। आपके पास सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। आप कितने टेंजेंट्स को फॉर्म कर सकते हो अगर एक सर्कल के बाहर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है? बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में ये नस्ट के अंदर पहले आ चुका है, मैंने सॉल्व करवाया था ये क्वेश्चन, कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से आप सर्कल की जानिब कितने टेंजेंट्स को फॉर्म कर सकते हो? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टू टेंजेंट्स तो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो ना, टू टेंजेंट्स, या टू टेंजेंट्स को मैं इजीली फॉर्म ऑफ कर सकता हूँ। दो टेंजेंट्स होंगे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। तो मैंने एक पॉइंट लिया, दो टेंजेंट्स मेरे इजीली फॉर्म हो सकते हैं। की लॉजिक क्या बनती है? एग्जामिनर कह रहा है पी डजंट हैव एनी ब्रदर और सन, क्यू एस फादर इज पी एस फादर सन, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्यू टू पी? डॉटर का रिलेशन होगा कैसे, जरा गौर से बात को समझो। कि भाई अगर एग्जामिनर ये कह रहा है कि भाई पी का जो है, पी का कोई भाई और बाप कोई भाई और बेटा नहीं है, अगर पी का कोई भाई और बेटा नहीं है, और क्यू एस फादर क्या है, पीस का फादर एस सन है, क्यू एस फादर इज दी पी एस फादर सन। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तरीके से तो इसका मतलब क्या है, पी एस फादर सन कैन बी ईदर पी हिमसेल्फ और पी इज ब्रदर। However, we know that the first statement that P doesn't have any brother, therefore P's father son must be P himself। यानी कि भैया वो अपनी ही बात कर रहा है, वो किसी और की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई उसने साफ तौर पर बताया है ना तो उसका भाई है ना कोई उसका बेटा है। तो अगर मैं स्टेटमेंट को लिखूं क्यूएस फादर के रिस्पेक्ट के ऊपर, तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्यूएस फादर इज पी, वेल क्यूएस मस्ट बी पी's चाइल्ड, सो P doesn't have any son, so QS must be P's daughter, hence Q is P's daughter। यानी कि भैया आपके पास Q और P का रिलेशन कैसा है आपस के, मतलब इनका आपस में रिलेशन क्या है, Q टू P का, या आपस के अंदर डॉटर का रिलेशन है। याद रखिएगा, देखो भाई ये पेपर के दौरान जो है ना, ये आईक्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना भाई, आपको विद इन सेकंड्स के ऊपर करने होते हैं। ये कोई आपको नहीं बताएगा, देखो ये बेसिक आप ब्रेक डाउन जब करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, सही है ना बेटा? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं मिस्टर एक्स ब्रॉट समथिंग फॉर ₹600 सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर ₹20 फॉर 20% लॉस, मिस्टर वाई फर्दर सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, व्हाट इज द अमाउंट एट लास्ट? अच्छा भाई, यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, मिस्टर एक्स ब्रॉट समथिंग फॉर ₹600 सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर 20% लॉस, मिस्टर वाई फर्दर सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, व्हाट इज द अमाउंट एट लास्ट? अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर फरमाता है कि मिस्टर एक्स ने पहले 600 रुपए की एक चीज को खरीदा था, सही है ना? उन्होंने मगर 20% लॉस के ऊपर, 20% ये लॉस के ऊपर उन्होंने उस चीज को बेच दिया मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई ने 5% के प्रॉफिट के ऊपर, 5% के प्रॉफिट के ऊपर वो चीज आगे बेची है। तो एग्जामिनर कह रहा है क्या लास्ट की सेलिंग प्राइस थी, हमें वो निकालनी है। तो भाई सबसे पहले देखो उन्होंने, मिस्टर एक्स ने 20% लॉस पे बेची है, तो मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया हुआ है। 20% लॉस का मतलब क्या है कि भैया 80% का तो प्रॉफिट किया होगा ना, 20% लॉस किया उन्होंने, सही है ना? नॉर्मल सी बात है। लेट सपोज ओरिजिनल प्राइस 100% थी, 20% लॉस का मतलब क्या है, 600 का 80%। तो 600 का 80% वो प्राइस है जिसके ऊपर उन्होंने वाई को चीज बेची है। तो 600 का 80% का मतलब क्या है, 600 को अगर मैं 80% से मल्टीप्लाई करवाऊं तो परसेंटेज रिमूव करने के लिए डिवीजन में 100 आएगा, तो कैंसिल आउट हो गया। 6 8 जार किसके बराबर होता है, हम वी ऑल नो दिस थिंग, 6 8 जार 48, जीरो का जीरो, यानी कि 480 वो प्राइस है जिसके ऊपर मिस्टर एक्स ने इस चीज को मिस्टर वाई को बेचा है। और मिस्टर वाई ने क्या करा, आगे 5% प्रॉफिट पे बेच दिया, 5% प्रॉफिट। अब जाहिर सी बात है 480 का 5% प्रॉफिट होगा। अब देखो इनिशियली मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं, मेरी ओरिजिनल प्राइस 100% थी, उसका 5% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 105% बन गया। तो आप सिंपल क्या करोगे बेटा, 480 को 105% से मल्टीप्लाई करवा दो। 105% का मतलब ये कि बेटा जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास होगा 5 2 जार 10, और ऊपर भी 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 2 4 जार 8। 24 को 21 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 21 से
मल्टीप्लाई करवा दो बेटा, 4 वन जर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 वन जर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रॉस का क्रॉस, 4 टू जर 8 होता है एंड 2 टू जर 4 होता है। सिंप्लीफाई करवा दो, 4 का 4, 8 में 2 का इजाफा, 10 का 0 और 1 5 का 5, तो आंसर आ गया 504। यानी कि मिस्टर वाई ने जब फर्दर इसको सेल आउट करा तो 504 पे बेचा। ये मैंने शॉर्टकट पे आपको सिखाया है। अगर आप इसका नॉर्मल मेथड पे सीखना चाहते हो तो नॉर्मल मेथड के ऊपर आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। आप नॉर्मल मेथड पे सॉल्व कर लो कि भाई पहले आप 20% लॉस निकालोगे 600 का, तो ये 120 के बराबर आएगा। उसके बाद आप सिंपल तरीके से इस लॉस को ओरिजिनल प्राइस से माइनस करोगे, तो ये वो प्राइस है जिसके ऊपर उन्होंने सेल आउट करा था मिस्टर वाई को। फिर मिस्टर वाई ने उसका 5% प्रॉफिट निकाला, तो आप पहले प्रॉफिट निकालोगे, फिर 480 में उसको ऐड करोगे, तो आंसर वही आएगा जो मैंने शॉर्टकट पे आपको बताया। तो भाई मैंने शॉर्टकट के ऊपर आपको तभी ये चीज करवाई कि आप विद इन सेकंड में ताकि सॉल्व कर सको। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा शागिर्द हमें बताता है कि सर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था जिनमें ब्लैक बॉल हमेशा लाइन के साथ सेम साइड पर ही थी, बट जो सर्कल वाली बॉल थी वो हमेशा साइड चेंज कर रही थी। यानी कि बेटा बता रहा है कि भैया हमारे पास जो बॉल थी ना वो हर पैटर्न के अंदर क्या थी, वो लाइन के साथ थी। अच्छा, इस लाइन के साथ वो कहना चाह रहा है कि इस लाइन के साथ हर दफा ये बॉल जो थी, ये जो शेडेड बॉल है ना, ये हर दफा लाइन के साथ थी, मगर जो नॉर्मल बॉल थी जिसके अंदर कोई शेड नहीं हुआ हुआ था वो रोटेट कर रही थी। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर वो होगा भाई, अगली डायरेक्शन क्या होगी। अगर पहले यहां पर आ रहा है फिर यहां पर आ रहा है, तो ये 90 डिग्री का मेरे ख्याल में पहले यहां पे था फिर यहां पर आया। तो इसका मतलब ये है कि यार ये 45 के ऊपर रोटेट कर रहा है ना, कि देखो पहले इधर था फिर इधर आया फिर ये ऊपर चला गया। या इसने इस वाली पिक्चर को काटा हुआ भी है, तो मैं इसको एज्यूम भी नहीं कर सकता कि भाई इसने इस पिक्चर को काटा हुआ है। तो हो सकता है भाई नेक्स्ट डायग्राम जो हो ना उसके अंदर हमारे पास जो ये बॉल आ रही हो, पहले इधर था फिर डायरेक्टली इधर आया, तो हो सकता है नेक्स्ट वाली के अंदर अब इधर आ जाए। सही है, हो सकता है, पॉसिबल है। अगेन मुझे नहीं पता चारों ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो डिपेंड करता है यार, मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन अपने आईक्यू की जो मैराथन उसमें करवाए थे, बेसिक मैथ्स और आईक्यू वाली, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, ये क्वेश्चन अगेन बेसिक मैराथन से आ रहा है। भाई मैराथन में मैंने क्वेश्चन करवाया था, सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, दुनिया में कभी भी दो लॉगरिथम अगर डिवीजन की फॉर्म में आ रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, पहला वाला लॉग और दूसरे वाले लॉग के दरमियान में नेगेटिव का साइन आ जाएगा, सही है ना। और फिर सेकंड स्टेप में आप अगेन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, पावर पहले आ जाएगी, तो ये बन जाएगा a log x माइनस का b log y। ये सिंपल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 1.8 माइनस का 0.05 डिवाइडेड बाय 0.03। अब प्रिंसिपल को अप्लाई करवाऊं तो 1.8 माइनस का 0.05 डिवाइडेड बाय 0.03। तो भाई इनको सिंप्लीफाई आप कैसे करवा सकते हो बेटा, सिंप्लीफाई करवाने के लिए सिंपल तरीके से बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है यार, अगर मैं 2 डिजिट डेसिमल को आगे बढ़ाऊंगा तो ऊपर उतने ही जीरो आएंगे, फिर सिमिलरली 2 डिजिट डेसिमल को आगे बढ़ाऊंगा तो नीचे उतने ही जीरो आएंगे। तो यानी कि मेरे पास ये क्या बन जाएगा, या इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 करवा लो, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। इससे फायदा क्या होगा, क्या बन जाएगा, 5/3 बन जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल आगे भेजने हैं, 2 डेसिमल नीचे मुझे भेजने हैं ना। जाहिर सी बात है 2 डिजिट डेसिमल जब आगे भेजूंगा तो 1 के बाद जब मैं 2 जीरो को आगे भेजूंगा तो नीचे भी आपके पास 1 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे, डेसिमल के बाद 2 जीरो आगे भेजूंगा तो 1 के बाद उतने जीरो आ जाएंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लो, 5/3 किसके बराबर होता है, 5/3 बराबर होगा मेरे पास, 5 को अंदर रखा 3 को बाहर रखा, 3 वन जार 3 होगा, दो बचेगा, 3 के टेबल में नहीं आता है, डेसिमल लेना पड़ेगा, 20 आ गया, 3 6 इज 18, 3 6 18 बन गया। और सिंप्लीफाई करके 1.6 आ रहा होगा तकरीबन, सही है ना। तो 1.8 में से अगर मैं 1.6 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है बेटा कि क्या आ जाएगा, 1 में से 1 गया, डेसिमल आ गया, 8 में से 6 जाएंगे, तकरीबन 2 बचेगा, तो 0.2 के लगभग मेरा आंसर होगा, 0.2 या 0.133 के अराउंड मेरा आंसर आ रहा होगा, 0.1 0.2 इसके अराउंड का मेरा आंसर होगा। तो आप चेक कर लोगे इसके करीब तरीन आंसर कौन सा है। हो सकता है देखो ऑप्शंस के अंदर आपको आंसर हो सकता है, एक आंसर गिवन हो 0.13, एक आंसर गिवन हो 2.4, एक आंसर आपको गिवन हो 0.17 या 0.9, इस तरीके के आंसर गिवन होंगे ऑप्शंस के अंदर ना। तो जो करीब तरीन ऑप्शन होगा आप उस पर टिक कर दोगे, उस पर आप फिगर आउट कर दोगे वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आपके पास x डिवाइडेड बाय y है इक्वल टू के बाद 1/y आ रहा है, इज वैलिड फॉर हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो यार ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास पॉसिबल है। उसके पीछे देखो रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये कि अगर मैं y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 1 के लिए और y की कोई भी वैल्यू जो नॉन जीरो के बराबर हो, यानी कि y की कोई भी ऐसी वैल्यू जो नॉन जीरो, उसके ऊपर सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर मैं प्लस के y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूं ताकि नीचे वाला y कैंसिल आउट हो सके, तो x की वैल्यू तो 1 आ गई, मगर y की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है ना। तो इसका मतलब क्या, कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके। तो बेटा अब देखो हमारे पास ये एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, लैम्डा बाहर था, हमारे पास क्या था कि एग्जामिनर हमसे फरमा रहा था कि भाई ये तुम्हारे पास जो है ना बाहर लैम्डा आ रहा है।
अंदर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, फिर एक मैट्रिक्स आ रहा है इक्वल टू के बाद 5 है, सही है ना, और ये बाहर मॉडुलस टाइप के सिंबल्स मौजूद हैं। अब हमें ये बात मालूम है कभी भी मॉडुलस रिमूव होता है तो हमारे पास बाहर प्लस और माइनस के अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दो वैल्यूज आती हैं, ये तो हमें पता है। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर ने क्या हुआ, फाइंड दी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए लैम्डा की, कोई मसले की बात नहीं है। अगर मैं अभी फिलहाल इस मॉडुलस के साइन को भूल जाऊं ना और मैं सिंप्लीफाई करवाने के ऊपर जाऊं, तो मैं क्या करवा सकता हूं भाई, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 1 जार 1 माइनस का 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास 6 2 जार 12, क्योंकि देखो ना सिंपल 2/2 का मैट्रिक्स सारे डिटरमिनेंट ले रहे हो, 6 2 जार 12 हो गया, और रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल 3 आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 5 का 5। फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं, लेमडा 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेमडा आएगा, माइनस का साइन 12 में से 3 जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, 9 बचेगा आपके पास, और यहाँ पे इक्वल टू का बाद 5। अच्छा, लेमडा माइनस का 9। अब देखो ये अगर तो मॉडुलस के सिंबल आ रहे हैं ना, क्वेश्चन अगेन क्लियर तो है, क्वेश्चन के मॉडुलस का साइन नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है मॉडुलस रिमूव होता है दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन आता है। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी लेमडा माइनस का 9 इक्वल टू पॉजिटिव 5, और एक इक्वेशन बनेगी लेमडा माइनस का 9 इज इक्वल टू नेगेटिव का 5। तो भाई माइनस का 9 वहां पे जाएगा, प्लस का 5 बनेगा, जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 9 बनेगा, तो आपके पास 5 प्लस का 9 बन जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 के बराबर। फिर माइनस का 9 अगर मैं वहां भेजूंगा तो दूसरी लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 9 में से 5 निकालूंगा तो 4 के बराबर। तो लेमडा की दो वैल्यूज आ गई आंसर, क्योंकि देखो मॉडुलस कभी भी जब ओपन होता है ना, प्लस में भी एक बार ओपन होता है तो माइनस में ओपन होता है आंसर। तो इसका मतलब है आपके पास लेमडा के दो आंसर आ जाएंगे। अब एग्जामिनर कह रहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, तो 4 ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो क्वार्टर पास 2 वाला था मेरी मैराथन के अंदर आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है मैराथन से, ये क्वार्टर पास 2 वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने करवाया हुआ है। सो भाई सर, जर्नल इन जर्नल देयर वर मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द 5 आवर मैराथन, तो मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी तौर पे करके जाइए। मैराथन का ये वो था, नस्ट और फास्ट के बैजेस के बच्चों के लिए था। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कैन बी री रिटन एज। एक्स की फॉर्म में अगर आपको रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न करोगे। अच्छा भैया जी, कोई मसले की बात नहीं, कैसे रिटर्न करोगे जरा गौर से सोचो बेटा। भाई देखो, पहले तो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, तो भाई अगर मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है एक एलिप्स की, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो जाहिर सी बात है नीचे क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा मेरे पास बी एक्स स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा मेरे पास प्लस का वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1। एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई मसले की बात नहीं है, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे इक्वल टू के उस तरफ ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये प्लस का जो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो देखो, ये जो आपके पास बी स्क्वायर था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर से टर्म्स को कॉमन ले लीजिए तो ऊपर से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट लूंगा, तो अंडर रूट जब आप लोगे तो प्लस माइनस की फॉर्म में कंप्लीट टर्म के ऊपर रूट आएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, अंडर रूट तमाम इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर जब आप सेंड करोगे तो जाहिर सी बात है रूट ए स्क्वायर का ए खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर से भी बी खत्म हो जाएगा, मगर यहां से खत्म नहीं हो सकता क्योंकि प्लस माइनस की फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट रहेगा इस टर्म के ऊपर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट था भाई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, बेसिक चीजें चुटकी बजा के आंसर आएगा, चुटकी बजा के बेटा, क्लियर है। सिंपल तरीके से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग अ पॉइंट -5,3 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, कोई मसले की बात नहीं है भाई, मेरे शागिर्दों को मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है कि भाई देखो, आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, वैसे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट पे कर सकते हो यार। आपको ऑप्शंस के अंदर भाई चार इक्वेशंस ही तो गिवन होंगी, आपको ऑप्शंस के ऊपर चार इक्वेशंस गिवन होंगी, आपको पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है भाई। तो यार अच्छा, वैसे बाय द वे मैंने मैराथन पे क्वेश्चन करवाया हुआ है, मैंने मैराथन पे ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, याद करो वो पॉइंट टू लाइन वाला फॉर्मूला और पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर भी सॉल्व हो जाएगा, चाहो तो उसके ऊपर सॉल्व कर लो। मेरा अगेन मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है भाई, मैराथन का क्वेश्चन आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू लाइन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पे भी दिया था। नहीं तो इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट है, आपको पॉइंट बताया हुआ है, इस पॉइंट को उठा के बारी बारी अपनी इक्वेशन में प्लॉट कर दो। अगर तो ये पॉइंट वाकई पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी करेक्ट इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट वाकई के अंदर, अगर ये पॉइंट वाकई में पैराबोला पे लाई करे तो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नहीं तो पॉइंट टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ अरेंजिंग 2 बॉयज एंड 4 गर्ल्स ऑन अ सर्कुलर टेबल। भाई सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है बेटा, ये बराबर होती है n-1 फैक्टोरियल के। तो भाई 2 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं और कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो टोटल 6 लोग हैं। तो 6 माइनस का 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल 120 आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, हमारे शागिर्द ने तौसीफुर रहमान, उन्होंने आज पेपर दिया था, उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया कॉस का एंगल बताओ, कॉस ऑफ एंगल बताओ, दो वेक्टर्स दिए हुए थे सर, कोई मसले की बात नहीं है भाई, कैसे निकालोगे इसको? अरे बच्चों वाली चीज है हमारे शागिर्दों के लिए। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? आई प्लस जे प्लस के एक वेक्टर आ रहा है, दूसरा वेक्टर 3i प्लस 3j प्लस 3k आ रहा है। हमें पता है थीटा किसके बराबर होता है, थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स। ऊपर आप सिंपल तरीके से दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे और नीचे डिवीजन के अंदर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लोगे, सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। यार मेरे लेक्चर से लिया गया क्वेश्चन, अगर मैंने आपको करवाया हुआ है तो भाई वेक्टर ए का क्रॉस यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई प्लस जे। अच्छा ये वेक्टर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, फिर जे आ रहा है, फिर के आ रहा है, मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया। तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 1 यानी कि √3 आ जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का क्या है, 3i प्लस 3j प्लस 3k, 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस का 9 सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 27 आएगा भाई, √27 बन गया। और बोलो भाई। तो ऊपर सिंपल इन दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। एक वेक्टर है आई, फिर प्लस का जे, फिर प्लस का के, है ना। दूसरा वेक्टर क्या आ रहा है बेटा, दूसरा वेक्टर आ रहा है मेरे पास 3i प्लस का 3j प्लस का 3k। नीचे सिंपल इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, तो √3 जाके √27 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, i इंटू 3i सिंपल 3 बचेगा, j इंटू 3 सिंपल तरीके से 3 बचेगा, क्योंकि तो j से j कट गया ना सिंपल, k इंटू 3k प्लस का 3 बचेगा, √3 और √27। तो भाई सिंपल ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 27 इंटू 3, सही है ना, 27 इंटू 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब हमें बात पता है कि 27 3 सर क्या होता है, 81 होता है ना भैया। 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, वी नो दिस थिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे तो √81 बन जाएगा। तो 3 प्लस 3 क्या बन गया, 3 प्लस 3 ये हो गया 6, 6 प्लस का 3 ऊपर 9 आ गया। देखो 27 3 सर क्या होता है, 81 होता है ना, और √81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो भैया सिंपल तरीके से क्या बन गया, 9 का 9 और √81 बराबर होता है सिंपल 9 के। तो भाई सिंपल तरीके से नीचे भी 9 आ गया, नीचे क्या आ गया, नीचे भी 9 आ गया, 9 से 9 कटेगा सिंपल 1 आ गया। यानी कि आपके पास कॉस इनवर्स क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। हमें पता है कॉस इनवर्स 1 किसके बराबर होता है भाई, कॉस इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के, क्योंकि कॉस जो 0 डिग्री होता है वो 1 पे आपको मिलता है, तो इसीलिए कॉस इनवर्स 1 क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का एंगल क्या है, 0 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भैया साइन 3π/2 किसके बराबर होगा। अब पहले तो देखो 3π/2 को आप नॉर्मल रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करोगे। 3π/2 को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट गया, 2 9 18 होता है, 0 का 0, 3 9 27, तो ये बन गया 270। यानी कि हमें साइन 270 की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो साइन 270 को फाइंड करने का शॉर्टकट देखिएगा। भाई हमें पता है साइन एक्स एक्सिस के ऊपर आंसर कैसा देता है, निकालोगे। मेरी शॉर्टकट आती है कि नहीं आती है, क्या शॉर्टकट मैंने सिखाई थी, साइन हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, जीरो के ऊपर या फिर 180 डिग्री के ऊपर आंसर देता है, कैसा, जीरो का। वाइल साइन हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर यानी कि 90 और 270 डिग्री के ऊपर आंसर देता है, कैसा, +1 और -1 का। तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, 270 डिग्री का मतलब क्या, नेगेटिव का 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, if displacement is x is equal to t square, the time its velocity is। यार हमें पता है कि भैया हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का 1 टाइम डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनता है वेलोसिटी, और इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूं तो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर के, तो वेलोसिटी क्या होगी, तो भाई इसका 1 टाइम डेरिवेटिव ले लीजिए। तो ये आ जाएगा dx/dt, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t के बराबर, तो ये मेरी वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सर c कॉमा एफ एक्स, इफ c अप्रोचेस टू डोमेन या c बिलोंग्स टू डोमेन एंड इज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो इस हिसाब से कुछ था। यार देखो क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन पता होनी चाहिए बस, अब क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट कंडीशन होती है f प्राइम x की वैल्यू हमेशा वहां पे 0 के बराबर होगी, सही है ना। तो ये बेसिक कंडीशन होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, f डबल प्राइम कब 0 होगा, फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, फंक्शन मिनिमम कब होगा, इस चीज को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखो एम्बिगस क्वेश्चन बच्चे ने लिखा हुआ है, क्या ये समझ में नहीं
नहीं आए थे इसको। तो यार अगेन बच्चे ने पूरा क्वेश्चन तो लिखा नहीं, तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि भाई फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, फंक्शन मिनिमम कब होगा, आपके पास एफ प्राइम वाई के ऊपर क्या होता है, इन्फिनिटी मिलता है हमें, एफ प्राइम एक्स के ऊपर 0 मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट में एग्जामिनर कह रहा है ए कॉमा बी इज अ सेट एंड देयर इनवर्स विल बी एज फॉलोज। अब इनवर्स कह रहे हैं अगेन, एग्जाम बच्चे ने कहा हुआ इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन उसको भी कंफर्म नहीं है। तो यार देखो, इनवर्स निकालना है तो ये आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो क्लियर नहीं लिखा हुआ, सो मुझे जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बट अगेन आई एम नॉट श्योर। अब देखो हमारे पास जो एक और क्वेश्चन पेपर आया हुआ, इस क्वेश्चन में इस पेपर में बच्चे ने कहा हुआ कि पहला क्वेश्चन आया था रेंज ऑफ मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब यार ये क्वेश्चन सिंपल है, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बेसिक सी लॉजिक होती है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से दिखा के क्या लॉजिक होती है। कि देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई रेंज ऑफ मॉडुलस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो भाई यानी कि आपको देखो रेंज का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आंसर्स। तो भाई सबसे पहले मैं कंसीडर कर सकता हूं कि भाई मेरे पास जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से अगर बड़ी होगी तो क्या होगा। तो भाई एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स के, यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बराबर है 1 के। और अगर 0 से छोटी होगी तो जाहिर सी बात है -1 का केस होगा। और अगर 0 के बराबर होगी तो अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि डिवीजन में अगर 0 आ जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो तो रेंज में पॉसिबल नहीं होगा, हमें पॉसिबल आंसर्स देखने होते हैं। इसका मतलब +1 और -1 के दरमियान हो सकती है मेरी रेंज, सिंपल इज दैट। तो मेरी रेंज क्या होगी, -1 से लेके +1 के दरमियान के ऊपर। तो ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कोसेक इनवर्स की रेंज पूछी हुई है। मैंने आप लोगों को कल एक ऑडियो मैसेज भी शेयर किया था, वो तमाम बच्चे जो मेरे ग्रुप्स के अंदर हैं या फास्ट यूनिवर्सिटी के जितने ग्रुप्स के अंदर मैं मौजूद होता हूं, मैं अपने तमाम शागिर्दों से एक बेसिक ऑडियो मैंने शेयर करी थी कि खुदारा बेटा जिंदगी में कुछ करो ना करो, कोसेक की सिंपल जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज को, डोमेन को पढ़ के चले जाना, ये पेपर में बहुत आएगा। और बेतहाशा बच्चों ने यही शिकवा किया, यही शिकायत करी कि सर वो कोसेक की रेंज पूछी भी थी, कोसेक की डोमेन पूछी भी थी, कोसेक इनवर्स की पूछी भी थी। तो देखो इस क्वेश्चन में कोसेक इनवर्स की क्या पूछी हुई है, रेंज। तो कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है ना बेटा, ये नेगेटिव के π/2 से लेके पॉजिटिव के π/2 के दरमियान होती है, सही है ना, कोसेक इनवर्स की रेंज। तो भाई मैं अगेन कह रहा हूं आपसे, अगर आपका भी कल फास्ट का टेस्ट है या परसों फास्ट का टेस्ट है, तो भाई सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज को याद रखकर चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है सर्कल इक्वेशन x² + y² = r², व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट व्हेन h² इज ग्रेटर देन ab। सिंपल सी बात है, ये तो बच्चों वाली चीज है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा था कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ था इलिप्स का एसेंट्रिसिटी निकालनी थी। भाई मेरे बच्चों के लिए शॉर्टकट है, कैसे, कभी मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, यहाँ पे हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आ जाए। एग्जामिनर बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन आया हुआ था y² डिवाइडेड बाय समथिंग, अब उसने समथिंग नहीं बताया हुआ, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ y² डिवाइडेड बाय 100 था, प्लस का x² डिवाइडेड बाय 81 था, इक्वल टू के बाद 1 था। फॉर एग्जांपल इलिप्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई इलिप्स के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको a² और b² फिगर आउट करना होता है। याद रखिएगा जो बड़ी वाला नंबर होता है ना, बड़ा वाला नंबर वो a² होता है, जो छोटा वाला नंबर होता है वो b² होता है। क्लियर है। अब एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, सिंपल ई का ई अंडर रूट के अंदर a² माइनस का b² डिवाइडेड बाय a²। तो बेटा सिंपल तरीके से देखो a² की वैल्यू क्या है 100 के बराबर, b² की वैल्यू क्या है 81 के बराबर, नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा a² दैट इज 100। सिंपलीफाई करवा दो, आपका विद इन सेकंड्स के ऊपर चुटकी बजा के आंसर आ जाएगा। तो भाई क्या आंसर आ जाएगा, भाई सिंपल तरीके से 100 में से अगर मैं 81 को माइनस करूंगा तो नॉर्मल सी बात है ना बेटा, 100 में से 81 जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 19, और 100 का रूट होता है 10 के बराबर। तो ये एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। याद रखिएगा मेरे शॉर्टकट को, कभी भी दुनिया के अंदर अगर कभी भी आपको इलिप्स के केस आ जाए, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी को विद इन शॉर्टकट के ऊपर फाइंड करने का एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है बेटा, शॉर्टकट सिंपल तरीके से आपसे ये कहता है, कभी भी अगर आपको एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स चाहिए, सबसे पहले a² और b² फिगर आउट कर लो। a² किसके बराबर होगा, a² फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर a² माइनस का b² डिवाइड बाय a²। और a² होता क्या है, जो भी आपके पास फ्रैक्शन के अंदर बड़ी वैल्यू आ रही है वो आपका a² है, छोटी वैल्यू b² है। सिंपल तरीके से फॉर्मूले पे डालोगे आंसर आ जाएगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड कभी भी अगर आपको हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी है, उसका शॉर्टकट होता है a² प्लस का b² डिवाइड बाय a²। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 सम ऑफ रूट 4, इक्वेशन पूछी भी थी भाई, इसको फाइंड करने का अगेन फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस का सम ऑफ रूट प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो भाई आपको सम ऑफ रूट की वैल्यू गिवन है, सॉरी आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 गिवन है और आपको सम ऑफ रूट गिवन है 4 के बराबर। तो क्या आंसर आ जाएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये x इनटू lx वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा ये क्वेश्चन भी मैंने मैराथन में आपको करवाया था, cos x माइनस sin x स्क्वायर की इंटीग्रेशन का, याद करिएगा ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन फास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन के अंदर कवर करवाया था। क्या क्वेश्चन था, cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, इसके ऊपर इंटीग्रेशन, जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, आगे हो जाएगा माइनस का 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स, आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 के। और देखो यहाँ पे आपके पास साइन का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 2 cos एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल साइन 2x का साइन 2x। अब जब आप इसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे तो मेरे प्यारे बेटे 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, और जब साइन 2x पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो चूंकि एंगल का बाहर डेरिवेटिव नहीं है तो पहले एंगल का डेरिवेटिव लेकर आओगे। क्वेश्चन मैंने वहां पे आपको सॉल्व करवाया हुआ है, तो एंगल का सिंपल तरीके से क्या लेकर आओगे आप, डेरिवेटिव को लेकर आओगे। एंगल का डेरिवेटिव बाहर जब फॉर्म कर दोगे फिर आप फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई करोगे, तो साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव का cos 2x, क्या बन जाएगा, नेगेटिव का cos 2x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन सेक इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा हुआ, ऊपर ही मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 4 के ऊपर, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई मसले की बात नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो वैल्यू अप्रोच करिए डाल दीजिए, क्या बन जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा जहां जहां एक्स आ रहा है एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, 5 का 5 प्लस का 4, आगे माइनस का 3 है, नीचे 4 प्लस का 1 5 बन गया, 5 प्लस का 4, 5 प्लस का 4 अंडर रूट 9, और रूट 9 3 के बराबर होता है, तो ऊपर आपके पास 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि आंसर आपका 0 के बराबर होगा। देखो फंक्शन आपका सिंपल है, आंसर आपका आ रहा है प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि देखो फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन के अंदर कभी भी अगर 0 आए तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे सिंपल लिमिट को डालोगे आंसर आ जाएगा। बेटा ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास एन परमुटेशन 0 की वैल्यू बराबर है एन परमुटेशन 1 के, तो बताइए एन किसके बराबर होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को मैं यहां करके बता देता हूं। एन परमुटेशन 0 का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया था, जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल करते हैं। कभी भी परमुटेशन के नीचे अगर 0 आ जाए ना तो आपका आंसर डायरेक्टली 1 के बराबर होता है, और कभी भी परमुटेशन के अंदर अगर नीचे 1 आ जाए ना तो आपका आंसर बराबर होता है सिंपल एन के। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, चूंकि एन परमुटेशन 0 बराबर है एन परमुटेशन 1 के, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 1 बराबर होगी एन के, तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैंने परमुटेशन में शॉर्टकट आपको सिखाया हुआ है। परमुटेशन में कभी भी नीचे अगर 0 आ जाए तो आंसर 1 होगा, परमुटेशन में कभी भी नीचे अगर 1 आ जाए तो ऊपर वाला नंबर ही आपका आंसर होता है। चूंकि दोनों आपस में बराबर है तो आंसर क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर ए एन की वैल्यू बराबर है 1/8 के, ए की वैल्यू बराबर है 4 के, तो आर की वैल्यू क्या होगी। अब ये मेरे पास सिंपल तरीके से, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन हमारे पास किस टॉपिक का आ रहा है, मगर मुझे क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, तो माइट बी पॉसिबल ये आपके पास इनफिनाइट सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, तो सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट हो सकता है। मगर यार लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है तो ऑब्वियसली सम टू इंफिनिटी का क्वेश्चन थॉट मेरा निगलेक्ट हो गया, क्योंकि आपको लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब है कि भाई मेरे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर के अंदर एन माइनस का 1, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ए एन की वैल्यू गिवन है 1/8 के बराबर इक्वल टू के बाद, सही है ना। ए की वैल्यू है 4 के बराबर, आर की वैल्यू गिवन है 1/2 के बराबर, और पावर में n माइनस का 1। तो बेटा देखो ये 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 8 जार क्या होता है 32 के बराबर, इक्वल टू के बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर में n माइनस का 1। हमें पता है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू के आमने सामने जब बेसिस सेम होती है तो पावर भी इक्वेट होती है। बेटा 2 की किस पावर पे 32 मिलता है, जाहिर सी बात है 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है, ऐसा ही है ना बेटा। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 का 2 पावर में 5 ले लिया मैंने, 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर में क्या है n माइनस का 1। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने अप्लाई करा, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1, ए एन में ए एन की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली, आर में आर की वैल्यू डाली, पावर में n माइनस का 1। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे डिवाइड होगा, 32 बन गया, 2 की पावर 5 32 के बराबर होता है। तो भाई सिंपल तरीके से हमारे पास जब मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सेम होती है तो बेटा पावर्स भी इक्वेट हो जाती है, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 के बराबर। तो सिंपल तरीके से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस का 1 6 के बराबर आ जाएगी, माइनस का 1 जब वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि सर एग्जैक्टली याद नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर, इस तरीके से कुछ गिवन थी, अच्छा इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, ओके। हमें नहीं पता क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, अच्छा आपको जो है ना एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है, कैपिटल आर मांगा हुआ है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है बेटा फास्ट की मैराथन के अंदर, सर्कम सर्कल इन सर्कल इंस्क्राइब सर्कल वाला, तो आई एम नॉट रिपीटिंग द कंप्लीट कॉन्सेप्ट हियर, बट मैंने इस क्वेश्चन को आपको करवाया हुआ है सिंपल तरीके से। ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको दी हुई हैं, आपको एक साइड 6 के बराबर गिवन है, एक साइड 8 गिवन है, एक साइड आपको 6 गिवन है, एक साइड आपको 8 गिवन है। सिंपल तरीके से एग्जामिनर देखो आपसे मांग क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया कैपिटल आर की वैल्यू बताओ, कैपिटल आर मांगे स्मॉल आर मांगे कुछ भी मांगे आप इजीली निकाल सकते हो यार, आपको मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई है भाई, ये कॉन्सेप्ट तो आपके लिए बच्चों वाले होने चाहिए। कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कम सर्कल का फॉर्मूला, सर्कम रेडियस का, ये होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सिंपल तरीके से निकाल लोगे, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम की बात है। सिंपल साइड ए को मल्टीप्लाई करवाना है साइड बी से, फिर साइड सी से, डिवीजन के अंदर 4 इंटू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर
अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भैया एक मैट्रिक्स गिवन था, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 थी, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी थी, भाई यहाँ पे आ जाएगा 6k माइनस का 3 2 6 इक्वल टू 0, माइनस का 6 वहां पे जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा, 6 से 6 कट गया, के की वैल्यू बेटा आपके पास 1 के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना था। अगेन ये क्वेश्चन मैराथन से लिया हुआ है। हाफ ए बी साइन गामा, हाफ बी सी साइन अल्फा, हाफ ए सी साइन बीटा, सही है ना? करेक्ट आइडेंटिटी को फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनर कह रहे हैं रियल पार्ट फाइंड करना था। अब देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसका रियल पार्ट निकालना था, कोई मसले की बात नहीं है भाई। जब ब्रैकेट ओपन होगा 2 आयोटा अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 आयोटा क्यूब, और 2 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 2 आयोटा बन जाएगा। तो बेटा देखो आयोटा क्यूब, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है ना -1 के। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2 एज इट इज। सिंपल तरीके से भैया, सिंपल तरीके से आयोटा क्यूब आ रहा है, तो इसको अगर मैं ब्रेक करवाऊं तो भैया ब्रेक करवा के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आगे माइनस का 2 आयोटा एज इट इज का एज इट इज। फर्दर सिंप्लीफाई करवा दीजिए, फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे तो बेटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 आयोटा, और आगे भी आ रहा है माइनस का 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 4 आयोटा। तो इसके अंदर रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट तो कुछ मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, 0 के बराबर। सर ए माइनस का बी इंटरसेक्शन बी, सर मैंने ए इंटरसेक्शन बी ऑप्शन में से टिक करा था। अब इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, देखो माइनस का सिंबल क्या होता है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए यूनियन क्या करता है, इंटरसेक्शन क्या करता है, माइनस क्या करता है। देखो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स को ऐड कर देना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स में से सिर्फ कॉमन पार्ट को आंसर निकालना, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि भाई माइनस कॉमन एंड राइट फर्स्ट ब्रैकेट वैल्यूज, यानी कि आप दोनों ब्रैकेट जिनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा होगा उनमें से आप कॉमन पार्ट्स को रिमूव कर दोगे और सिर्फ पहले ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज को रख रहे होगे। तो भाई अगर मैं इस फॉर्मूले के ऊपर मूव करूं तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि भाई इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉमन पार्ट होगा वो आंसर नहीं होगा, बल्कि उनको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स के जो कॉमन पार्ट होगा उसको निगलेक्ट कर दोगे और पहले ब्रैकेट के सिर्फ रिमेनिंग वैल्यूज आपका आंसर होंगे। तो a माइनस बी का मतलब तो ये है। तो अगर मैं a माइनस बी का इंटरसेक्शन लूंगा b के साथ तो आंसर मेरा नल सेट होना चाहिए, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होगा इसके अंदर, तो आंसर नल होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अ मैन स्पीड्स 12.5% spends 12.5% of his income, then spends 75% from the remaining income. In the end of the month he is left with the 150 डिवाइडेड बाय 70 रुपीज, 150 रुपीज या फिर 70 रुपीज, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यूज। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं कहता हूं कि यार मेरे पास इनिशियल इनकम क्या थी, 12.5% इनकम, तो एग्जामिनर ने क्या कहा है, अ मैन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज इनकम। तो मैंने क्या कहा भाई कितनी अमाउंट को उसने स्पेंड करा, अमेंड करा 12.5, भाई मैंने उसकी ओरिजिनल इनकम थी 100%, उसमें से मैंने क्या करा, मैंने 0.125 को माइनस करवा दिया, यानी कि ये अब मेरी रिमेनिंग इनकम है। आगे एग्जामिनर ने क्या कहा है कि उसने स्पेंड करी अपनी 75% इनकम। अब 75 किसका, जो रिमेनिंग इनकम है ना, तो अब रिमेनिंग इनकम मेरी कितनी है 0.875, तो उसका 75% सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ गया, सही है। अब आपने करना क्या, अब आपके पास यानी कि ये आपके पास ये वो आंसर है जो उसने स्पेंड करा है, तो आपने ओरिजिनल इनकम में से इसको माइनस अप करवा दिया, तो ये आपके पास अब फाइनली आपकी अमाउंट बची हुई है रिमेनिंग इनकम की, सही है। अब आपको एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ द मंथ वो सिर्फ इतने पैसों के साथ बचा हुआ था, तो जाहिर सी बात है इतने पैसों को मैंने 150 से कंपेयर करवा दिया, तो मेरे एक्स के लिए सिंप्लीफाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चाहो तो इस मेथड पे सॉल्व कर लो, चाहो तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या होगा कि भाई एग्जामिनर कह रहा है 12.5% इनकम को उसने पहले स्पेंड करा था, जाहिर सी बात है ओरिजिनल इनकम क्या थी, ओरिजिनल इनकम थी उसकी लेट्स सपोज 100%, तो 100 में से अगर आप 12.5 को माइनस करते हो, भाई 100 में से 12.5 को मैं माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, 12 को माइनस करूंगा तो 88 बनेगा, 0.5 मजीद गया, तो यानी कि 12.5% इनकम को अगर स्पेंड करा है तो ये बन जाएगा मेरे पास 87.5, किसका, ओरिजिनल का, 87.5 ओरिजिनल का, ये मेरे पास ओरिजिनल का आ गया, सही है ना, ये मेरे परसेंटेज में आ रहा है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई इस जो आपके पास आंसर आया ना 87.5% ऑफ एक्स का, इसका उसने मजीद 75% स्पेंड कर दिया, तो मजीद 75% स्पेंड कर दिया, तो रिमेनिंग क्या होगा, सिर्फ 25 होगा, तो इसीलिए आप क्या करोगे 25% से मल्टीप्लाई करवाओगे, सही है ना। अब इनको जो सिंप्लीफाई करवाओगे आपके पास यही आंसर आएगा रिमेनिंग, आपके पास जो आंसर आएगा वो रिमेनिंग होगा जिसको बच रहा होगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो 87.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, और 25 डिवाइडेड बाय
100 है ना। इसकी आ जाएगी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, उसको 150 से इक्वेट करवाओगे आंसर आ जाएगा। चाहो तो मेरे शॉर्टकट मेथड पे सॉल्व कर लो, चाहो तो लाइन बाय लाइन जो मैंने मेथड आपको लिख के दिखाया इस मेथड पे सॉल्व कर लो, दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आ रहा होगा, सही है ना। चाहो तो इस मेथड से सॉल्व कर लो, चाहो तो उस मेथड से सॉल्व कर लो, दोनों तरीकों से आपके पास जो आंसर आएगा ना बेटा वो दोनों तरीकों से सेम ही आएगा, तो उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा, ये कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ, सही है ना। 0.21 ही आ रहा होगा, 0.21 इंटू एक्स, उसको फिर कंपेयर करवाओगे 150 के साथ, क्योंकि 150 पैसे आकर के बच रहे हैं, तो फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है वेयर अ फंक्शन चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग फंक्शन दैट पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमा मैक्सिमा जीरो इन्फ्लेशन। तो मैंने आपको कहा था बेटा इन पॉइंट्स को पढ़ के जाइएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमा का पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फंक्शंस के 2 से 3 क्वेश्चन थे सर, एफ एक्स की वैल्यू गिवन थी, एफ एक्स अच्छा देखो भाई 2-3 चीजें जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए। एक तो ये फंक्शंस के टॉपिक के अंदर इनवर्स ऑफ द फंक्शन का कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पे पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक ना, इनवर्स कैसे निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का। एक कोप्लेनर वेक्टर्स का क्वेश्चन था भाई, कोप्लेनर वेक्टर्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड 0 के बराबर होता है, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 3/3 का वेक्टर्स था और सब के सब इंटीजर्स थे। अच्छा वो 5A वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा मैराथन का, वो भी पेपर में आया हुआ था, उसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर मैं इस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के व्हेन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4 एंड गिव द रिमाइंडर ऑफ 3। भाई सिंपल तरीके से आपको x की वैल्यू गिवन है, यहाँ से अब x की वैल्यू निकालिए, पॉजिटिव का 4 आएगी, इक्वेशन में उठा के प्लॉट करो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल इज दैट। तो ये इस क्वेश्चन की लॉजिक होती है, वैल्यू ऑफ के निकालनी है तो के की वैल्यू सिंपल तरीके से आ जाएगी कि भाई आपके पास एक सिंपल तरीके से फैक्टराइजेशन बेस्ड थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम का। तो आपको इक्वेशन गिवन है, आपसे एग्जामिनर कह रहा है वैल्यू ऑफ के क्या होगी व्हेन इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय x माइनस का 4 एंड गिव द रिमाइंडर 3। तो x की वैल्यू 4 है, तो भाई x की वैल्यू को 4 को प्लॉट करोगे अपनी इक्वेशन में, सिंपल तरीके से k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है साइन 3 पाई माइनस 30 किसके बराबर होगा। अगेन बच्चों वाली चीज है, आपको 3 पाई गिवन है, 3 पाई का मतलब क्या होता है देखो, एक सिंगल पाई आपके पास बराबर होता है 180 डिग्री के, तो 3 पाई का मतलब क्या है, 3 पाई यानी कि देखो पाई यानी कि आपके पास 180 डिग्री के बराबर होता है ना, 3 पाई माइनस का थीटा कह रहा है। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करवाने के ऊपर जाऊं तो मैं सिंपल तरीके से क्या करवाऊंगा, कैसे सिंपलीफाई करवाऊंगा, 3 पाई को मल्टीप्लाई करवाओगे 180 बाय पाई के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 540 डिग्री, यानी कि आपको 540 माइनस का 30 डिग्री गिवन है। 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे। देखो 360 540 डिग्री का मतलब है बहुत बड़ा एंगल होगा यार, तो यानी कि 360 में से अगर मैं 540 को माइनस करवाता हूं तो ये बनेगा 0 का 0, 14 14 में से जब 6 जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है 14 में से अगर मैं 6 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 8 बचेगा, सही है ना। और 4 में से 3 जाएंगे तो 180, यानी कि 180 बच रहा होगा ना। तो 540 में से अगर 360 जाएंगे तो 180 बचेगा, यानी कि आसान तरीन भाषा के अंदर ये क्वेश्चन आपको गिवन था साइन 180 माइनस का थीटा। देखो एग्जामिनर कितना कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, अब मेरे शागिर्दों को पता है इसका शॉर्टकट क्या है। भाई 180 कैसी लाइन से आ रहा है, लेटी हुई लाइन से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आ रहा है, इसका मतलब क्या है आंसर के अंदर यही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा साइन थीटा का, साइन थीटा 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव रहता है तो आपका आंसर होगा प्लस का साइन थीटा। इस क्वेश्चन में साइन 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा पूछा हुआ है। अगेन सिंपल आपके पास ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, अगेन ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ये आ रहा है हमारे पास मल्टीपल उसका प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ये साइन 3 थीटा कॉस 5 थीटा, भाई आपके पास सिंपल साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा ना, सिंपल उसके ऊपर सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 का 1/2, आगे आ जाएगा मेरे पास साइन का साइन 3 थीटा प्लस का 5 थीटा, फिर आगे क्या होगा, आगे होगा प्लस के साइन के बाद, प्लस के साइन के बाद साइन का साइन, और आगे आ जाएगा मेरे पास 3 थीटा माइनस का 5 थीटा, सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बच्चों वाली चीज है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आप इसको चाहो तो पहले आप आपको अगर लग रहा है कि भाई कॉस पहले आ रहा है साइन बाद में आ रहा है, उस पैटर्न पे कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, बात एक ही है बेटा, किसी भी तरीके से फॉर्मुला अप्लाई करो, फॉर्मुला विल रिमेन दी सिमिलर। कॉस 5 थीटा इंटू साइन थीटा पे आप फॉर्मुला अप्लाई कर लीजिए, क्या फॉर्मुला होगा, ये होगा सिंपल 1/2 का 1/2, आगे क्या आएगा, आगे आएगा साइन का साइन अल्फा प्लस का बीटा, तो 5 प्लस का 3 ये बन जाएगा 8 थीटा, फिर आगे होगा माइनस का साइन साइन का साइन 5 माइनस का 3 ये आ जाएगा 2 थीटा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो मेरे पास ये एक पेपर और आया हुआ है, मेरे शागिर्दों ने भेजा है कि इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो, इस पेपर में पहला क्वेश्चन ये आ रहा है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का, तो भाई डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के टॉपिक को लाजमी तौर पे कवर करिएगा। यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है, दोनों की आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालनी है, तो इस तरीके से आप उनके दोनों की डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकाल लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फोसाई आपको निकालना है, तो भाई फोसाई निकालने का तरीकेकार तो फॉर्मुला आपको ऑलरेडी पता है, देखो फॉर्मुलास पूछे, फॉर्मुला सिंपल पूछा हुआ है फोसाई ऑफ पैराबोला,
तो भाई पैराबोला की फोसाई पूछी हुई है। ओके, तो भाई पैराबोला का फोकस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भाई पैराबोला का फोकस निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से, आपके पास प्लस का a कॉमा जीरो या फिर आपके पास 0 कॉमा a। अगर आपके पास वर्टेक्स उसके ओरिजिन के ऊपर नहीं है, उस सूरत के अंदर आपके पास होगा h प्लस का a कॉमा k, या फिर आपके पास होगा h कॉमा k प्लस का a। तो अगेन डिपेंड करता है फोकस का पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास भैया, उसकी फिर फोसाई निकाल लेंगे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा हुआ है, अब ये लास्ट के क्वेश्चन बेटा मैं सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि सारे मैंने इधर ऊपर करवाए हुए हैं, मैराथन में बताए हुए थे। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई ए डिवाइडेड बाय, रेशियो निकालना है क्योंकि यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एक्स वाई ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल जेड वाई ए। अच्छा, एक मेरे पास ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल की खास बात क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। कहता है कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा है एक्स, ये तुम्हारे पास ए आ रहा है, इधर तुम्हारे पास एक्स मौजूद है, इधर तुम्हारे पास वाई आ रहा है, इधर तुम्हारे पास जेड आ रहा है, और ये बताया हुआ है कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, कोई मसले की बात नहीं है। इधर आपके पास, अच्छा ये क्लियर नहीं है कि यार ये कंप्लीट साइड की वैल्यू आपको 7 गिवन है या फिर आपको सिर्फ यहां तक की वैल्यू 7 गिवन है, दिस इज नॉट क्लियर, बट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई सिर्फ इतनी साइड की वैल्यू 7 है और इतनी साइड की वैल्यू 2 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है 7 प्लस का 2, आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी कंप्लीट साइड की होगी। अगेन वी कैन नॉट से एनीथिंग ऑन श्योरिटी, हो सकता है यहाँ पे बच्चे ने कुछ मिस करी हुई हो। तो भाई ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको कैलकुलेट करना है। पहले आपको आपको निकालना है एक्स वाई ए, तो एक्स वाई और ए, यानी कि एक आपके पास ट्राइंगल ये फॉर्म हो रहा है एक्स वाई ए वाला, और एक आपके पास हो रहा है आपके पास जेड वाई ए वाला। तो इन दोनों को आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। बट अगेन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज मिसिंग है, सो दैट्स द थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय दी ऑल द लेटर्स आर टेकिंग स्पॉटिंग। भी सिंपल तरीके से आप क्या करते हो बेटा, आपको वर्ड परमुटेशन का क्वेश्चन आ रहा है, टोटल कितने लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर्स आ रहे हैं आपके पास, 7 आ रहे हैं, ऊपर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। नीचे डिवीजन में अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा है, एस रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा, पी कर रहा है नहीं कर रहा, ओ कर रहा है नहीं कर रहा, टी कर रहा है नहीं कर रहा, आई कर रहा है नहीं कर रहा, एन कर रहा है नहीं कर रहा, जी कर रहा है नहीं कर रहा, यानी कि सिंपल आंसर होगा 7 फैक्टोरियल के बराबर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, एक्स इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो भाई एक्स इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड को अप्लाई करोगे। मैंने आपको इसकी शॉर्टकट सिखाई हुई है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर बेटा इसकी शॉर्टकट क्या होती है, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स का अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो भाई जाहिर सी बात है एल्जेब्रिक पार्ट आपका क्या बन जाएगा, यू, और आपके पास जो साइन एक्स वाला पार्ट है ये आपका वी बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रल पार्ट बनेगा। एक्स का एक दफा डेरिवेटिव लोगे 1 आ जाएगा, फिर 1 का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन लोगे नेगेटिव का कॉस आएगा, नेगेटिव के कॉस का इंटीग्रेशन लोगे साइन आ जाएगा। सिंपल तरीके से इनको डायगनली मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या हो जाएगा, और बीच में साइन लगा दोगे प्लस माइनस के, सही है ना। तो एक्स इंटू नेगेटिव का कॉस एक्स क्या बन जाएगा, एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस इंटू साइन एक्स, और आगे प्लस का सी। तो ये इस क्वेश्चन विद इन सेकंड्स के ऊपर आंसर आ जाएगा शॉर्टकट के ऊपर, जिन बच्चों को मेरी शॉर्टकट आती है उनके लिए बल्ले बल्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सेक इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सेक इनवर्स। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सेक इनवर्स, तो बेटा इसका आंसर पॉसिबल तो नहीं हो सकता, चेक करना पड़ेगा ऑप्शंस क्या है, जब तक ऑप्शन नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पूछा हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव, कोई मसले की बात नहीं, अभी वन टाइम डेरिवेटिव निकालोगे फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी करवाया भी है, ये बन जाएगा 2 टेंजेंट एक्स इंटू फिर आगे हो जाएगा सेक एक्स, और सेकंड डेरिवेटिव में क्या करोगे, एक और बार जब डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन का आप सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन मैंने अगेन मैराथन में आपको करवाया हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट एक्स का एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल सेक इंटू टेंजेंट, और आगे प्लस का साइन, अब सेक एक्स सेक एज लिखोगे, और फिर टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लोगे सेक स्क्वायर के बराबर, सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डेरी उसके अंदर करवाया था मैराथन के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया। ई की पावर 6x इंटू ई की पावर 2 माइनस के x का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है ई की पावर 3x प्लस का 1। तो भाई नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव तो भाई नहीं बन रहा, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 होगा और प्लस के 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। तो भैया इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवा के लिखूं तो ये बन जाएगा ई की पावर 6x इंटू ई की पावर, पावर पावर विल ऑलवेज मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2 2 जार 4 माइनस का 2x। ओके, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवाऊं तो भाई 6x जब e की पावर 6 है, जब e की पावर 4 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा, whenever the terms multiply and their bases are same, their power always added, उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो माइनस का 2x और प्लस का 6x क्या बन जाएगा, ये प्लस का 4x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस का 4x बन जाएगा ना, 6 माइनस का 2x, तो ये बन जाएगा 4 प्लस का 4x।
और नीचे डिवीजन में क्या था, ई की पावर में 3x प्लस का 1। तरीके से नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर में 4 प्लस का 4x माइनस का ई की पावर में 3x माइनस का 1। क्योंकि देखो व्हेनेवर द बेसिस आर सेम पावर ऑलवेज एडेड ना, तो भाई मैं नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, पावर उसकी सारी चेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा ई की पावर में 4 में से 1 गया 3, 4x में से 3x जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस का x बचेगा। तो ये फाइनली आपके पास टर्म बन रही है, अब इसका आप डेरिवेटिव, इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको अपनी मैराथन में भी करवाए थे कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा होगा। आपने पहले टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाना है, टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाने के बाद सिंपल तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन ले लोगे। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एक्जैक्टली मैराथन से आ रहा है, इसको मैंने करवाया था वहां पे, सिंपल आप कॉमन लोगे और आपका पास पर्टिकुलरली रॉज और कॉलम सिमिलर आ रही है तो आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर एरिया ऑफ सर्कम सर्कल पूछ रहा है, अगेन हमने निकाल के आपको बताया हुआ एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। अच्छा बेटा अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू बराबर है नेगेटिव के 1/√3 को, तो बताइए थीटा किसके बराबर होगा। जाहिर सी बात है जब आप कॉस को दूसरी तरफ भेजोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी कॉस इनवर्स नेगेटिव के 1/√3 के बराबर, नॉर्मल सी बात है। अब इसको आप विद इन सेकंड्स के ऊपर बेसिक मैथ्स पे कैसे सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके। एक तो आसान तरीका है कि भाई आपको ये बात मालूम है कि cos 135 का आंसर क्या होता है, cos 135 का आंसर होता है नेगेटिव का 1/√2, है ना। cos 135 का आंसर होता है नेगेटिव का 1/√2। और cos 120 का हमारे पास जो आंसर होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, cos 120 समथिंग अराउंड 1/2। और ये जो 1/√3 है ना, जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान में कहीं लाया कर रहा होगा, तो इसका एंगल जो होगा वो इन दोनों के कहीं ना कहीं दरमियान में लाया करेगा। आप अपने ऑप्शंस पे चेक कर सकते हो, ये आसान तरीका है कि भाई cos 135 का आंसर है नेगेटिव का 1/√3, तो अगर मैं वहां भेजूंगा इस टर्म को तो ये cos इनवर्स नेगेटिव का 1/√3 बन रहा होगा, है ना भाई। cos इनवर्स नेगेटिव का 1/√3 बन रहा होगा तो आंसर 135 डिग्री होगा इसके ऊपर। वाइल cos इनवर्स 1/2 बराबर होता है 120 के, तो नेगेटिव का 1/√3 जाहिर सी बात है इस ये जो एंगल होगा इन दो एंगल्स के दरमियान में कहीं लाया करेगा। इसका मतलब आंसर 122, 123, 124 इसके आसपास से कुछ होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो बेसिक मैथ्स के ऊपर। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे कि भाई ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको फिर आप बेसिक एजम्पशन पे सॉल्व करते हो कि यार देखो cos इनवर्स 1/√3 निकालना है, खुद सोचो cos 135 क्या होता है, cos 135 होता है नेगेटिव 1/√2, क्योंकि cos 120 क्या होता है 1/2 के बराबर। तो भाई आपका जो भी आंसर होगा एंगल का उनके दरमियान में लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये 3π/2 वाला आ रहा है, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 3π के साथ, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर लो कि मैं नहीं बता रहा, सही है ना। अच्छा क्रॉस, अगर दुनिया के अंदर आपके पास थीटा की वैल्यू बराबर हो 0 के तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। सिंपल कह रहे हैं कि भाई अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 0 होगा तो उनके दरमियान का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है 0 के बराबर होगा। भाई इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिक मैथ्स का आ रहा है, एग्जामिनर कहता है वॉल्यूम ऑफ अ वेल इफ इट इज डीप 18 मीटर एंड डायमीटर इज 8 मीटर बाय 4 मीटर। ये देखो 8 मीटर बाय 4 मीटर रखा हुआ है, तो वी कैन कंसीडर कि यार मेरे पास जो वेल है ना ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के ऊपर। देखो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो वेल है ना वो रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर है, तो मुझे पता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, सही है ना। अगर मेरे पास लेंथ बराबर है 8 मीटर के और एग्जामिनर कह रहा है कि भैया उसका डायमीटर क्या है 8/4 के, तो मैं कह सकता हूं कि भाई उसकी विद 4 है और उसके पास जो डाया आ रहा है आपका 8 का आ रहा है, तो लेंथ 8 है और विद उसकी 4 है, और डेप्थ कितनी है उसकी, लेंथ कितनी है 18 मीटर की आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो कैलकुलेट इस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि देखो और कोई लॉजिक मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि भाई अगर तो मैं सिंपल इसको गोलाई के अंदर फॉर्म करता हूं तो एग्जामिनर कह रहा है डायमीटर 8/4 है, तो व्हाट डज इट मीन बाय 8/4। या तो मुझसे वो कहता है कि भाई सिंपल वो 8 के बराबर है, या वो मुझसे ये कह सकता था कि भैया सिंपल तरीके से डायमीटर 4 के बराबर है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे अगर तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो भाई उसमें उसने अगर ये लिखा हुआ है ना तो फिर उसका पैटर्न होगा, उसको रेक्टेंगुलर पैटर्न पे समझ रहे होगे कि भाई हम कंसीडर करेंगे कि भाई मेरी जो वेल है ना वो इस शेप के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रही है, इस शेप के अंदर मेरी वेल आ रही है, सही है ना। तो फिर हम उसके लिए वॉल्यूम का सिंपल क्या फॉर्मुला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ का फॉर्मुला इस्तेमाल करते हुए उसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर मूव कर रहे होंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर विच थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियंस एंड द सर्कमफेरेंस इज 16 मीटर। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने फास्ट के पेपर्स के अंदर बहुत करवाया हुआ है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है 2πr के बराबर होता है, सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ से r निकाल लोगे, थीटा आपको ऑलरेडी गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल निकालना है, बच्चों की तरह सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन अगेन मैराथन में मैंने करवाया हुआ है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे डिनोट होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगेन वही आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें एग्जामिनर ने ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। अगेन आई एम नॉट श्योर कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल थे, तो मैं उसके बगैर बताना मुश्किल है, क्योंकि देखो सिंपल अगर आप टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के ऊपर जाते हो तो वहां पे भी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको मिल सकती है।
सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें श्योरिटी नहीं है मुझे ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, तो इसको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही सेम आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने ऊपर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है रेंज का। एग्जामिनर कहता है रेंज बताइए, आपको नंबर सेट गिवन है, तो भाई इस नंबर सेट के अंदर लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? लोएस्ट वैल्यू 2 आ रही है। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 9 आ रही है। ग्रेटेस्ट वैल्यू सिर्फ 9 ही और 2 ही है, तो 9 माइनस का 2 कर दो, आपकी रेंज आ जाएगी। रेंज होती है ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट, तो 9 में से 2 निकालोगे बेटा 7 आएगा आंसर। ये इस क्वेश्चन की रेंज होगी। अच्छा, आईक्यू और बेसिक मैथ्स में क्या क्वेश्चंस आए थे इनको आप देख सकते हैं। एग्जामिनर कहता है कि भाई ये नंबर आपके पास है फॉर गेटिंग के लिए, यानी कि 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8 और फिर 9। एग्जामिनर क्या कह रहा है, कौन से नंबर्स हैं? 2 3 4 5, तो 2 3 4, तो 4 फिर 5 और फिर आपके पास 8 और 9 के नंबर्स हैं गेटिंग के। तो नेट के क्या नंबर्स होंगे? जाहिर सी बात है, एन के सामने क्या है? 8 है। ई के सामने क्या है? ई के सामने 3 है। टी के सामने क्या है? टी के सामने 4 है, तो 834 होगा आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था विच टर्म इज फॉर 385। 3 4 क्वेश्चन से इस टाइप के, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। अच्छा, देन आपके पास एक पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है तो अगेन सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू बच्चे नहीं लिखी हुई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर बता रहा है कि भाई आ लॉन्ग ट्रेन थी 1110 मीटर की, पास कर रही थी 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर, एंड हाउ मेनी टाइम इट विल पास थ्रू 160 मीटर टनल। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है? सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने इसकी लॉजिक को डिफाइन कर देता हूँ कि देखो, आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन है, आपको लेंथ ऑफ द टनल गिवन है। एग्जामिनर ने आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन बताई हुई कितनी है? 60 किलोमीटर की आपके पास ट्रेन की स्पीड आ रही है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आप क्या करोगे बेटा? आप स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करवाओगे मीटर पर सेकंड के ऊपर। नॉर्मल सी बात है भाई, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में 3600 मिनट होते हैं। सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे 1000 से और 3600 से डिवाइड, तो आपके पास स्पीड आ जाएगी ट्रेन की 16.67 मीटर पर सेकंड के ऊपर। चूंकि एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि भाई टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय द टाइम इन ऑर्डर टू पास द टनल इज सम ऑफ द ट्रेन लेंथ एंड टनल लेंथ। नॉर्मल सी बात है, बच्चों वाली चीज है कि भाई जब ट्रेन उस टनल को पास करेगी तो उस ट्रेन की जो लेंथ होगी वो भी तो पास कर रही होगी ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 110 मीटर का डिस्टेंस है ट्रेन का, यानी कि ट्रेन की लेंथ क्या है, और टनल की लेंथ क्या है? 160। तो अगर मैं दोनों को सम कर दूं, मेरे पास टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 270 का। अब जो टाइम चाहिए इस 270 के डिस्टेंस को कवर करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ट्रेन 110 मीटर लंबी है, तो पूरी ट्रेन को टनल से पास होने के लिए टाइम चाहिए होगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो टनल की लेंथ 160 मीटर की थी, तो मगर मैंने ट्रेन की लेंथ को भी उसमें ऐड कर दी, तो ताकि कंप्लीट ट्रेन उस टनल से पास होने में कितना टाइम लेगी। तो 110 प्लस का 160 क्या आ गया? 270 के बराबर आ गया। सिंपल तरीके से आप स्पीड पे डिवाइड करवा दोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है सीरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टू कॉमा। अच्छा, ये सारी मैंने मैराथन में करवाई हुई है, आईक्यू और बेसिक मैथ्स वाली मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ अ मैन पेंट अ हाउस इन 4 आवर्स एंड हिज फ्रेंड डू इन 6 आवर्स, इन हाउ मच टाइम बोथ विल डू। यार ये क्वेश्चन मैंने सारे आपको करवाए हुए, रेट वर्क टाइम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैराथन का लिया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग है, बट आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, बच्चे ने कोई बात मिसिंग करी हुई है। एग्जामिनर कह रहा है इफ अ 2 डिजिट नंबर, इफ अ नंबर इज इन 10 places decreased by 2, the other increases by 2, the sum of digit is 10 and the resulting is 18 less than the first। मेरे नजदीक जो आंसर आ रहा है ना इसका 4 और 6 आ रहा है। आई डोंट नो कि यार वो करेक्ट है रॉन्ग है, बट मुझे लगता है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा। मगर देखो, एग्जामिनर ने दो बातें करी में। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपके पास 10 प्लेस का नंबर आ रहा है, नंबर इज इन 10 प्लेस। 10 प्लेस का मतलब है कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस जैसे होता है ना, आपके पास 2 डिजिट का नंबर है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों नंबर्स का जो सम है ना वो 10 के बराबर है। आगे कहता है कि भाई अगर तुम उस नंबर से, इफ 10 डिजिट इज डिक्रीज बाय 2 एंड द यूनिट डिजिट इज इंक्रीज बाय 2, द सम ऑफ डिजिट विल स्टिल रिमेन 10। यानी कि यार मैं कह सकता हूं कि भाई अगर मैं इफ द नंबर इन 10 प्लेसेस डिक्रीज बाय 2, ओके, अगर मैं अपने 10 प्लेस के नंबर में से क्या करवा दूं, 2 को डिक्रीज करवा दूं, तो अदर प्लेस के ऊपर क्या होगा? वो इंक्रीज कर जाएगा। अदर प्लेस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सही है ना? अच्छा, रिजल्टिंग क्या है? एंड रिजल्टिंग इज 18 लेस देन दी फर्स्ट। तो यहां से जो कंडीशन मेरे पास बनेगी ना, वो बनेगी 18 लेस देन दी फर्स्ट, यानी कि मेरे पास ए प्लस का बी माइनस का 18। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में गलती है, और मैंने जिस तरीके से सॉल्व करा उससे आंसर 46 आ रहा है, तो प्लीज इसको एक दफा खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में क्वेश्चन में कोई ना कोई इशू आ रहा है। खैर, यहाँ पे बेटा हमने इस लेक्चर के अंदर तमाम फास्ट यूनिवर्सिटी के डे 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। रिमेंबर दिस थिंग, मैराथन जो मैंने आप लोगों को कवर करवाई है, मैराथन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी तौर पे कवर करें, उससे बेहतर कोई और चीज नहीं है। मैराथन के अंदर जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, तमाम बच्चों का ये कहना है कि मैराथन से क्वेश्चन बेतहाशा रिपीट हो रहे हैं, तो मैराथन को लाजमी कवर करें। अपने दोस्तों से लाजमी लेक्चर का लिंक शेयर करिएगा। यहीं पे इस लेक्चर को एंड करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो काइंडली प्लीज मेक इट हैपन, तो अपने दोस्तों भी शेयर करें, सबसे शेयर करें। जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दे साइनिंग ऑफ।